hello everyone, welcome to my channel CS Legal World, and today we are doing SCCM DD ka chapter number 14, which is audit process and documentation. This chapter student find this monotonous, but trust me on that, I found this very interesting. So I thought, why not let me make you interesting for you as well. So let's understand one by one. So basically, last attempt this chapter came for like 13 marks, and I believe somewhere or there 5 to 8 marks should come from this chapter. Let's get started without wasting our time. So this question came the last attempt. What exactly this question says that? This question says that audit process grouped in 3 phases. Comment on it. कि audit process जो है basically वो grouped है 3 phases में. You just comment on it. Okay. So now let me just make this a big. Okay. All right. Cool. So basically, first is audit planning, execution of audit, and then reporting. We understood one thing over here, that when we are talking about audit, so we all understand that audit start ही audit planning से होता है. Audit खत्म कहाँ पे होगा? जब पहले आप उसको एग्जीक्यूट करोगे और रिपोर्ट करोगे तो ऑडिट खत्म हो जाएगा. तो ऑडिट की अगर कोई 3 फेजेस है तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड देन रिपोर्टिंग. इतना समझ में आ रहा है ना? उसके अंदर क्या है वो देखना. सो ऑडिट प्लानिंग के अंदर क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट. ये अब हमने बहुत पहले भी चैप्टर्स में क्या है, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, इनमें सब में क्या है कि जब प्लानिंग करते तो मतलब कुछ नहीं होता है. कंपनी के ऑब्जेक्टिव को समझो, कंपनी के नेचर को समझो, ठीक है. लर्न करो प्रोसेस. ये एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है वेर यू जस्ट ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. सो ऑडिट प्लानिंग क्या है? अंडरस्टैंड कर रहे हो कंपनी को, आप इस्टेब्लिश कर रहे हो ऑब्जेक्टिव, आप ये देखना चाह रहे हो ना कि ये ऑडिट क्यों कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, डिटरमाइन मटेरियलिटी, असेसमेंट ऑफ रिस्क, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. लेट मी जस्ट टेल यू, इफ यू रीड चैप्टर आई गेस 8 इट इज, जहाँ पे CSAS 1 है अपना, CSAS 1 2 3 4 है, राइट. CSAS 1 में इफ यू स्टडी तो ऑडिट प्लानिंग सब CSAS 1 में 5 पॉइंटर्स है. ऑडिट प्लानिंग, उसके बाद गेटिंग द एंगेजमेंट लेटर एंड देन दिस ऑल द प्रोसेस आर देयर. उसके ऑडिट प्लानिंग में सेम पॉइंटर्स है. तो ट्राई वन थिंग ओवर हियर, ट्राई टू लर्न वन थिंग ओवर हियर कि ये पॉइंट अगर आप याद कर रहे हो तो ऑडिट प्लानिंग का कहाँ भी पॉइंट है तो यू जस्ट हैव टू राइट दिस पॉइंट. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये अपने को लर्न करना है, ठीक है. मेरे साथ साथ यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है. नाउ ऑडिट प्लान कर रहे हो आप, यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, यू आर प्लानिंग इन ऑडिट. सो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, यू हैव गॉन टू ऑडिट समवेयर, you're doing the secretarial audit for let's say Roshni Limited. Okay, now when you're saying you are the lead of your team, you're saying कि भाई अपने को ऑडिट प्लान करना है, ठीक है. ऑडिट प्लान करना है, क्या करोगे? किसका ऑडिट कर रहे हो? कंपनी का कर रहे हो. उसको समझो ना, क्या है कंपनी का स्ट्रक्चर, क्या है, अंडरस्टैंड करोगे कंपनी को लेके. फिर आप ये डिसाइड करोगे ना, कभी भी हम जब कुछ भी करते तो हम सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं ना, हम जब अपनी टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए. सो वी जस्ट सी दैट ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, पास होना है ऑब्जेक्टिव, इसलिए वी आर प्रिपेयरिंग द टाइम. या फिर ऑब्जेक्टिव है कि ये चैप्टर इतने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए. सो वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अवर सिलेबस, वी आर ट्राइंग टू टाइम टेबल हम क्यों बना रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कितने दिन में टाइमली खत्म होना चाहिए, स्कोप क्या है. फिर डिटरमाइन मटेरियलिटी हम कब करते हैं कि 9 चैप्टर्स है, 9 में से 2 चैप्टर्स ना मटेरियल है, मतलब इसको मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा, तो हमने मटेरियलिटी भी डिटरमाइन कर लिया. नाउ असेसमेंट ऑफ रिस्क आपका कहाँ पे आएगा? असेसमेंट ऑफ रिस्क आपका कहाँ पे आएगा कि भाई ये टैक्स का ये वाला पोर्शन बहुत रिस्की है, इसको मुझे पहले निपटाना पड़ेगा. प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान, देन यू वुड प्रिपेयर योर ऑडिट प्लान, यू वुड प्रिपेयर योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू इट, एंड देन यू वुड डू द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है बेटा? बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर होता है. ऑडिट प्रोग्राम मतलब होता है, आगे आएगा अभी कि ऑडिट प्रोग्राम नहीं, आई थिंक इसमें नहीं है, हाँ इसमें ही है, इस राइट इसी चैप्टर में ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है. तो ऑडिट प्रोग्राम मतलब नहीं, बट ऑडिट प्रोसीजर होता है, वो हम अभी उधर ही देख लेंगे. लेकिन इतना समझ के याद रखना दैट व्हेन वी आर डूइंग ऑडिट प्लानिंग, कभी भी अगर आप कोई भी ऑडिट प्लानिंग कर रहे हो, आप उस कंपनी को समझ के लोगे. आप एक ऑब्जेक्टिव देखोगे कि मैं जो ऑडिट कर रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, मटेरियलिटी क्या है, रिस्क क्या है, इतना भी याद रखा बहुत है, ठीक है. फिर वही है ना, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम. नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट. अभी तो हमने ऑडिट प्लान कर लिया, नाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग इट. एग्जीक्यूट कैसे करोगे ऑडिट? सो वी ऑल नो दैट कि पूरा कर सकते हो क्या, पूरा मतलब उसमें कंपनी के 100 कंप्लायंसेस देखने, एक कंप्लायंस देखते बैठो क्या? नहीं, यू विल डू सैम्पलिंग, राइट. सो सैम्पलिंग आप किसका करोगे? देखना यहाँ पे,
You will do sampling of what? Sampling of transaction for testing of control, for substantial test of details. क्या बोला मैंने? Substantive test of details. Sampling आप किसका करोगे? तो sampling of transaction करोगे, sampling for testing of control करोगे, sampling for substantive test of details करोगे. Now performing क्या? तो performing substantive test of details, control testing procedure, analytical procedure, identification of events, review of working papers, management discussion on draft report. Now you're saying मैम बता तो दिया, इसको याद कैसे रखना है कि सैम्पलिंग मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट में ये आएगा. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब हमने ऑडिट प्रिपेयर कर लिया, जब हम उस ऑडिट को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना है कि सैम्पलिंग बेसिस पे करना है, राइट. तो जब सैम्पलिंग पे करोगे तो सैम्पलिंग किसका? ट्रांजैक्शन का लोगे. फॉर टेस्टिंग, सैम्पलिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल. टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल मतलब आप कंपनी का इंटरनल कंट्रोल आईसी चेक करोगे, करेक्ट. फॉर सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स, फॉर सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल. इतना याद रखना कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो इधर भी आ रहा है. तो ये पहला पॉइंट की सैम्पलिंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस का. सैम्पलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट में हम सैम्पलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं. फॉर टेस्टिंग ऑफ आईसी करते हैं. नाउ फॉर सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं. देन उसके बाद हम ऑडिट में परफॉर्म करते हैं सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है. कंट्रोल टेस्टिंग प्रोसीजर, तो ये वाला तो वही हो गया ना. फॉर टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल टेस्टिंग सेम हो गया. मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है. एनालिटिकल प्रोसीजर करके हम एग्जीक्यूट करते हैं ऑडिट को. नाउ ऑडिट में आप क्या करते हो? आप आइडेंटिफाई करते हो इवेंट्स को, मटेरियल इवेंट्स को, कहाँ पे घपलेबाजी हो रही है. रिव्यू करते हो वर्किंग पेपर्स को. वर्किंग पेपर क्या होता है अभी उस पर पूरा आने वाला है अपने को. 5-6 पेपर वर्किंग पेपर के ही बारे में पढ़ना है, इससे अभी नहीं बता रही. मैनेजमेंट डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट रिपोर्ट. जो रिपोर्ट आप बना रहे हो उसमें मैनेजमेंट का डिस्कशन, मैनेजमेंट डिस्कशन क्या है, ठीक है. तो दीज आर द पॉइंट्स दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड. देन उसके बाद आता है रिपोर्टिंग. अच्छा, अब नाउ टेल मी वन थिंग, व्हेन यू डूइंग रिपोर्टिंग तो आप क्या अंडरस्टैंड करके लोगे? तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया कि जब हम रिपोर्टिंग करें तो हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे आईसीएम का, दैट इज इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का. फिर हम ऑडिट अप्रोच देखेंगे, हम आईसीएम का ऑडिट प्रोसीजर देखेंगे, ऑडिट एविडेंस देखेंगे, फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन देखेंगे एंड ऑडिट कंक्लूजन देखेंगे. बट डू वी अंडरस्टैंड ओवर हियर वन थिंग? जब हम रिपोर्टिंग करें तो हम अंडरस्टैंड क्या करेंगे गाइस? हम गाइस बोल दिया आज तो, बाप रे बाप. गाइस टेल मी what do we report it as? So try to understand one thing over here. When we are doing the reporting, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का रिपोर्टिंग करते हो, जब आप किसी भी चीज़ का कोई भी काम आपको दिया, मम्मी ने दे दिया, लेट्स से कुछ भी रिपोर्ट करना है, तो आपने वो काम कर दिया, तो आप रिपोर्ट करोगे उस चीज़ को कि हाँ मम्मी हो गया, राइट. रिपोर्ट करोगे ना कि मम्मी हो गया वो चीज़. तो सिमिलरली जब ऑडिटर को कुछ काम दिया है तो डोंट यू थिंक वो भी रिपोर्ट करेगा, वो अपना ओपिनियन देगा, करेक्ट. तो वो भी रिपोर्ट करेगा ना. वो रिपोर्ट क्या करेगा? दैट्स इंपॉर्टेंट. वो रिपोर्ट क्या करेगा? क्या रिपोर्ट करेगा? तो उसने जो भी ऑडिट प्लान किया था, उसने जो भी ऑडिट प्रोसेस किया है, जो भी उसके इवैल्यूएशन है, जो भी उसके कंक्लूजन है, जो भी फॉर्मिंग ऑफ एन ओपिनियन कर रहा है, तो अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा. तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटी एंड इट्स ऑपरेशन, ठीक है. वो रिपोर्ट करा, आप कोई भी चीज़ रिपोर्ट करें तो आप पूरा प्रॉपर डिटेल में करते हो. आप सब अगर कोई ना कोई यहाँ पे वर्किंग होगा तो रिपोर्ट करता होगा तो सबसे पहले तो डिटेल में करता रहेगा ना. तो अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटी एंड इट्स ऑपरेशन, सबसे पहले मेरी बात याद रखने की कोशिश करना. जब भी हम कुछ रिपोर्ट करते तो पहले हम लोग को थोड़ा मटेरियल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है चीज़ों के बारे में. तो सबसे पहले जब आप कैसे समझोगे, आप जो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय द अदर पीपल दैट यू गिविंग रिपोर्ट टू, ठीक है. तो यू आर सेइंग दैट अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटी एंड इट्स ऑपरेशन, आपको जितना समझ में आया, यू आर अंडरस्टैंडिंग, दैट हैज़ टू बी रिटन इन द रिपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटी एंड इट्स ऑपरेशन. सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, एप्लीकेबल लॉ, रूल्स, रेगुलेशन टू दैट ऑडिटी. मेरी बात समझने की कोशिश करना. सबसे पहले छोड़ दो रिपोर्टिंग में पॉइंट है, छोड़ दो. मेरी बात समझने की कोशिश करना. डोंट यू थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग ऑडिटी एंड इट्स ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? डोंट यू थिंक दैट कि हमको अंडरस्टैंड करके लेना है ऑडिटी और उसका ऑपरेशन क्या है, उसको कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है जो उसको फॉलो करने, कौन सी उसके ऊपर एप्लीकेबल है. ऐसा तो नहीं हम सारे कंप्लायंस उसके ऊपर चेक करें, ये कंप्लायंस के लिए तो वो ये कंप्लायंस उसके ऊपर लगने वाला ही नहीं है. वाई डू वी हैव टू चेक दिस, वाई डू वी हैव टू. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन ऑर्डर टू रिपोर्ट, इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट समवन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, दैट उसके ऊपर जो ऑडिटी है वो अंडरस्टैंड करके लो. अच्छा, ये भी छोड़ दो. आप किसी फॉर बॉयज़ इफ़ यू वॉचिंग माई वीडियो, आपने किसी लड़की को पटाना है तो आप अंडरस्टैंड करके लोगे कि वो गीता कौन है, क्या करती है, ठीक है. लीगल रिक्वायरमेंट, एप्लीकेबल लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन. भाई है क्या उसका, कुछ करते हो ना छानबीन. सिमिलरली व्हेन रिपोर्ट करता है ऑडिटर तो वो भी यही बताएगा ना, मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ऑडिटी एंड इट्स ऑपरेशन. देन लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल है. देन सेकेंड पॉइंट में इफ़ यू सी, देन देयर इज
overview and assessment ICM and identification of material event and risk areas. अब इसमें क्या देखना, असेसमेंट एंड आईसीएम लिया है मैंने, असेसमेंट एंड आईसीएम। असेसमेंट आप किसका कर रहे हो, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म का कर रहे हो, ठीक है। सो ओवरव्यू एंड असेसमेंट ऑफ आईसीएम, क्या बोला मैंने, ओवरव्यू एंड असेसमेंट ऑफ आईसीएम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल इवेंट एंड रिस्क एरियाज। ये छोड़ दो, ये हार्ड वर्ड्स या हाई सोसाइटी वर्ड्स आपको याद नहीं हो रहे ना। ओवरव्यू एंड असेसमेंट ऑफ आईसीएम छोड़ दो। मटेरियल इवेंट्स एंड रिस्क एरियाज अपने को ध्यान रखना है। हम रिपोर्ट दे रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए मटेरियल इवेंट हम जो ऑडिट कर रहे हैं, मटेरियल इवेंट्स क्या समझ में है हमको, क्या रिस्क एरियाज है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट कंसीडरिंग एग्जिस्टिंग आईसीएम है क्या, समझ में आ रहा है। देन द फोर्थ पॉइंट इज ऑडिट अप्रोच आईसीएम एंड ऑडिट प्रोसेस। क्या बोला मैंने, ऑडिट अप्रोच आईसीएम एंड ऑडिट प्रोसेस। अब इसमें क्या है, द डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच, आप ऑडिट अप्रोच, डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच, देन कंसीडरिंग रिलायंस ऑन आईसीएम एंड ऑडिट प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड। कि आप ये रिपोर्ट करोगे ना कि मैंने ऑडिट अप्रोच कैसे डिसाइड किया, मेरा रिलायंस ऑन आईसी कितना था। अच्छा, किसी कंपनी का आईसी जितना होगा ना, इंटरनल कंट्रोल जितना अच्छा होगा ना, उतना ऑडिटर जो है वो रिलाई कर सकता है, और जितना ही गंदा होगा ऑडिटर को और खोद के उसको छानबीन करनी पड़ती है। तो उसका रिलायंस ऑन आईसी कितना था, ठीक है, क्या प्रोसीजर्स उसने अडॉप्ट किए थे ऑडिट के लिए, ठीक है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, इतना ही है पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, कैसे ऑडिट को एविडेंस किया उसने। देन द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस हो गया। डिजाइनिंग, ये है ना ऑडिट प्रोसीजर। अब ये क्या है देखना, डिजाइनिंग डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर फॉर वेरियस ट्रांजैक्शंस एंड इवन बेस्ड ऑन मटेरियल फॉर इवेंट्स based on materiality, designing the detailed audit procedure for various transaction and event based on materiality। जो material event थे उनके लिए आपने detailed audit procedure डिज़ाइन किया, बस इतना बताया। then perform audit procedure, audit conclusion based on audit evidence, forming of an opinion। इतनी ही चीज़ें हैं इसके अंदर। इसमें मॉड्यूल में कुछ इस तरह से दिया है, ये आप ये वाला जो हाइलाइटेड है ये आपको लिखना नहीं है, मैंने ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है ताकि मुझे इसके पॉइंट्स याद रहे, बिकॉज ये थोड़ा टिपिकल है। तो अगर मॉड्यूल से पढ़ूंगी तो डायरेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट एंड इट्स ऑपरेशन याद नहीं रह सकता। ये थोड़ा बस ये वाला आंसर है ना, यही थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी इस चैप्टर का हर एक आंसर आई प्रॉमिस आई मेक इट इजियर फॉर यू, आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है। बट इसको भी लर्न करना है ना गाइज, इसको भी तो लर्न करना है ना। अब कैसे करेंगे, ओवरव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोसेस में हमने ये देख लिया दैट ऑडिट प्रोसेस ग्रुप्ड इन 3 फेजेस, ठीक है। ऑडिट प्लानिंग तो फिर भी समझ गया था ना, कंपनी को अंडरस्टैंड करो, ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है वो देखो, मटेरियलिटी देख लो, रिस्क देख लो, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम कर लो, ये तो फिर भी इजी था। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट भी इजी था कि सैम्पलिंग किसका होगा, तो ट्रांजैक्शंस का होगा, फॉर टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल होगा, फॉर सब्सटेंटेटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स होगा, फिर वही सब्सटेंटेटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स इस साइड चला गया था, परफॉर्मिंग सब्सटेंटेटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स, कंट्रोलिंग टेस्ट, कंट्रोल टेस्टिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। ये फिर भी थोड़ा इजी था, बट ये वाला रिपोर्टिंग, इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि इसको छोड़ दो, आप ये वाला छोड़ दो। अगर आप ऑडिटर हो तो आप क्या रिपोर्ट करोगे, अगर मैं ऑडिटर हूँ, मैं सेक्रेटरियल ऑडिट हूँ, मैं सेक्रेटरियल ऑडिट कर रही हूँ, मैंने रिपोर्ट बनाया, तो मैं अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखूंगी। तो सबसे पहले तो मैं छोड़ दूँ, मैं लाइन वाइज नहीं जा रही हूँ, मेरे को जो जो समझ में आ रहा है मैं लिखूंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी कि रिस्क एरियाज कितने हैं, मेरा रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल कितना था, ठीक है। फिर क्या क्या हाई रिस्क एरियाज है। फिर मैंने सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बना दी है, मैं उसमें लिखूंगी कि मतलब क्या मैंने ऑडिट प्रोसीजर फॉलो किया है, ठीक है। फिर क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल था, और क्या आ सकता है, मेरा ऑडिट एविडेंस क्या क्या है, फॉर्मिंग ऑफ एन ओपिनियन लास्ट में होगा, रिस्क असेसमेंट वाला पॉइंट डाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊँ इसमें क्या क्या है, तो इसमें आईसी है एक जगह, इंटरनल कंट्रोल, इसमें रिस्क असेसमेंट है, इसमें आईसी और रिस्क तो है, जो अपना जीआरएमसी का 2 चैप्टर है ना, आईसी और रिस्क मैनेजमेंट आईसी, वो डाल दो कि ठीक है चलो वो दोनों चैप्टर आ गए इसमें। और क्या डाल सकते हो, ऑडिट से रिलेटेड क्या है, तो ऑडिट एविडेंस, ऑडिट कंक्लूजन, ऑडिट प्रोसीजर, ये सब है इस चीज़, ये सब है इसमें। और क्या डाल सकते हो, फॉर्मिंग ऑफ एन ओपिनियन आई सेड लास्ट में आएगा, ऑडिट अप्रोच क्या होगा, ठीक है। तो यही है घुमा फिरा के चीज़ें। अब इसको हम फिर से लर्न करने की कोशिश करते हैं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद अवर नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले जब हम ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं
तो हम क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करके लेंगे कि कंपनी का ऑडिटी क्या है और कंपनी का जो ऑडिटी क्या है, और कंपनी के ऑडिटी को और उसके ऑपरेशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, वो लिखा है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कंपनी भी कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल है, कौन से लॉज रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। ठीक है। सेकंड, हम ये छोड़ दो, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, वो मत पढ़ो, जो नीचे लिखा है ना थर्ड पॉइंट वैसा पढ़ो, ये छोड़ दो। फिर हम पढ़ेंगे कि कंपनी का जो रिस्क, कंपनी का जो हाई रिस्क एरिया है, जो मटेरियल इवेंट है, वो क्या है। फिर हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग रिस्क असेसमेंट कंसीडरिंग एग्जिस्टिंग आईसीएम कितना है, आईसीएम दैट इज इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट। फिर हम देखेंगे कि ऑडिट प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इतना याद रखो, ऑडिट प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। उसके ऊपर था ऑडिट अप्रोच, दैट डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच, दैट इज कंसीडरिंग रिलायंस ऑन आईसीएम आपका कितना होगा। तो ऑडिट अप्रोच, ऑडिट प्रोसीजर, इतना याद रखो। ठीक है। उसके बाद ऑडिट इवेंट है, ऑडिट कंक्लूजन है एंड फॉर्मिंग ऑफ एन ओपिनियन है। तो ये 3 पॉइंट तो ऐसे आएंगे, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑडिट एविडेंस, फॉर्मिंग ऑफ एन ओपिनियन, ऑडिट कंक्लूजन। तो ऑडिट से रिलेटेड अगर हम देखें तो क्या क्या मिल गया, ऑडिट अप्रोच मिल गया, ऑडिट प्रोसीजर मिल गया, ऑडिट एविडेंस मिल गया, ऑडिट कंक्लूजन मिल गया। ऑडिट से रिलेटेड 4 चीजें मिल गई, अप्रोच, प्रोसीजर, कंक्लूजन एंड एविडेंस। तो ये 4 पॉइंट तो लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। अब बाकी का लर्न करना पड़ेगा या फिर अपने मन से लिखना पड़ेगा, देयर इज नो स्कोप आउट ऑफ इट। चलो, आई हैव टू मूव ऑन विद दिस आंसर, आई हैव गिवन सो अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ लेट्स डू दिस वन। प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन क्या होता है, जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं, जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं किसी भी कंपनी का, सो व्हाट इज द प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन ऑफ दैट ऑडिट प्रोसेस। ठीक है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी, लेट्स से अगर इन्फॉर्मेशन का कंपनी से आपने ऑब्टेन किया है और आपको वर्क परफॉर्म करना है, आपकी ऑडिट टीम है, ठीक है, आपको प्रिपरेशन करना है ऑडिट मैनुअल का या ऑडिट टेक्निक बोल लो, तो एग्जीक्यूशन के पहले करना है। ठीक है, ये ऑडिट आप किए नहीं हो अभी तक, अभी आप ऑडिट करने जा रहे हो, ऑडिट किए नहीं हो। ठीक है, ऑडिट नहीं किए हो अभी तक, ऑडिट करने जा रहे हो आप। ठीक है, तो उसके पहले आप क्या चेकलिस्ट, क्या क्राइटेरिया, क्या प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन, क्या आपको करना है वो देखोगे। एग्जाम्पल देती हूँ। सो लेट्स से गोवा जाना है, तो गोवा जाने से पहले क्या क्या शॉपिंग करेंगे, वो चेकलिस्ट बनाते हैं ना, ये। तो सिमिलरली ऑडिट करने से पहले क्या क्या करेंगे, दैट इज इट, दैट इज द क्वेश्चन। चलो, brief outline of company activity, financial circumstances, effect of regulatory framework, कंपनी का ऑपरेशन, कंपनी का एनवायरनमेंट, डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्ट एंड इवेंट्स दैट इफेक्ट कंपनी का ऑपरेशंस एंड कंपनी का एनवायरनमेंट, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट प्लस हाईलाइट एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड, द सोर्सेज ऑफ फंडिंग एंड ब्रीफ असेसमेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, समरी ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क, brief assessment of general control environment mitigation control, brief overview of audit approach, degree of compliance and substantive procedures, details of nature and extent of work to be carried out, audit proposal for dealing with multi locations, समरी ऑफ की टीम मेंबर्स एंड टोटल प्लान डेज। इतना तो पता चल गया, इसको देख के तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, समरी ऑफ की टीम मेंबर्स की। लेट्स से क्रिकेट मैच में 11 मेंबर्स होते तो वो लोग भी तो प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन करते ना, इस टीम में 11 कौन से प्लेयर्स खेलेंगे। तो सेम जब ऑडिट करने जा रहा था अजय देवगन और उसका टीम रेड मूवी में, तो उसने समरी किया था ना, कौन कौन से टीम मेंबर्स जाएंगे, टोटल प्लान डेज, कितने दिन हम वहां रह के ऑडिट करेंगे, रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी किसकी, ऑडिटर एंड ऑडिटी की, लेजन स्केड्यूल विद ऑडिट एंटिटी। तो मुझे पूरा जो आंसर है उसमें एक चीज अभी तक की जो समझ में आया है कि मैं जब ऑडिट करूंगी तो मैं देखूंगी कि टीम में कौन कौन होगा ऑडिट के और कितना प्लान इस कितने दिन तक हमको ऑडिट करना है। समझ में आया, ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर। सबसे पहले हमने क्या देखा, जब हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं कंपनी के बारे में, तो हम ऑब्वियसली उस कंपनी के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। ऑडिट प्लानिंग में तो यही होता है ना, ये ऑडिट प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन है। आप ऑडिट प्लानिंग भी जो ऑडिट करने जा रहे हो ना, उसके पहले आप जो प्लान कर रहे हो, दिस इज इट, राइट। ब्रीफ आउटलाइन ऑफ कंपनीज एक्टिविटी, कंपनी एक्टिविटी क्या, कंपनी क्या करती है, जूते बनाती है, चप्पल बनाती है, कंपनी अर्बन कंपनी है, झाड़ू पोछा लगाने जाती है दूसरे के घर पे, कंपनी अंबानी की है, कुछ मैन्युफैक्चर करी, क्या कर रही है कंपनी, कंपनी का एक्टिविटी क्या है।
ठीक है, वो अंडरस्टैंड करना है पहले अपने को। फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस क्या है, प्रॉफिट में, लॉस में है, फाइनेंशियली वेल साउंड है, नॉन वेल साउंड है, उसका गुडविल कैसा है, वो सब चीज़ें निकालो। फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस निकालो पहले, तो वो क्या कर रही है और उसको पैसे से जोड़ दो। फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस उसका क्या है ना, कितने लॉज, कितने एप्लीकेबल लॉज, कितने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ रूल्स रेगुलेशन ऑन द कंपनी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने बोला, ये वाला समझने की कोशिश करना, डिटेल्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंट फैक्ट इवेंट। क्या बोला मैंने, कोई भी डिटेल, डिटेल किसका बेटा, कोई भी सिग्निफिकेंट फैक्ट है, इवेंट्स है, या फिर कोई चेंजेस है फॉर दैट मैटर, जो हुआ है, ठीक है, या फिर हो सकता है, जो हुआ है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फैक्ट है कंपनी या इवेंट है, लेट्स से कंपनी डिविडेंड बांटने जा रही है, तो एक सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया कि कंपनी डिविडेंड बांटने जा रही है, बांटने जा रही है, अभी तक बांटी नहीं है, बांटने जा रही है, जो हुआ है या फिर जो हो सकता है। ठीक है, लाइकली टू इफेक्ट ऑन द कंपनीज ऑपरेशन, जिससे कंपनी के ऑपरेशन में फर्क पड़ेगा या कंपनी के एनवायरमेंट में फर्क पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल देती हूँ, डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्ट या इवेंट दैट इफेक्ट कंपनीज ऑपरेशन या कंपनीज एनवायरमेंट। कंपनी ने डिविडेंड, जो कंपनी है वो डिविडेंड बांटने वाली है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ गए, कंपनी के ऑपरेशन या कंपनी के एनवायरमेंट में फर्क डाल रही है। सिंपल एग्जाम्पल था, आई होप इतना समझा रहेगा। देन फोर्थ वन विच इज थर्ड वन, राइट, हाँ जी, फोर्थ दिया है मैंने, हाँ फोर्थ ही है ना। फोर्थ क्या बोला है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कोप ऑफ ऑडिट, types of audit and form of opinion required एंड ऑल्सो हाईलाइट द एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड। अब इसका क्या मतलब होता है देखना, ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, अगेन समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। हम एक प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमको क्या क्या चाहिए होगा, हम ऑडिट में क्या क्या करने वाले। तो हमने ये देख लिया, सबसे पहले हमने कंपनी की एक्टिविटी निकाल ली, उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को निकाल लिया। ठीक है, हमने देख लिया कौन कौन से लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। हमने कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट जो होने वाला है या फिर जो हो चुका है, जिसके वजह से कंपनी के ऑपरेशन या एनवायरमेंट में फर्क होगा, वो भी हमने देख लिया। फिर हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ये ऑडिट करके क्या उखाड़ने वाली है कंपनी। ठीक है, ये कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट क्या है, ये सेक्रेटरियल ऑडिट है, ये इंटरनल ऑडिट है, क्या किस टाइप का ऑडिट है। ठीक है, क्या ओपिनियन हमसे चाहती है कंपनी। ठीक है, हाईलाइट एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड, कुछ क्या कंपनी हमसे चाहती क्या है, क्या चाहती है। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी को क्या चाहिए, ये ऑडिट करके कंपनी क्या निकलवाना चाहती है, दैट यू हैव टू फाइंड। देन द सोर्सेज ऑफ फंडिंग ऑफ ब्रीफ असेसमेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बोला मैंने, फिफ्थ पॉइंट बेटा, फिफ्थ पॉइंट क्या बोला मैंने, द सोर्सेज ऑफ फंडिंग, द सोर्सेज ऑफ फंडिंग ऑफ फाइनेंशियल टारगेट्स एंड ब्रीफ असेसमेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बोला, अगेन समझने की कोशिश करना। सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है कंपनी का, ठीक है, कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है अभी, ब्रीफ असेसमेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल, की कंपनी का सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, पब्लिक इशू करती है, उसकी वजह से आ रहे पैसे, या फिर डेट उठा रही है मार्केट से, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है कंपनी का, वो समझ के लेना है। ठीक है, उसके बाद है समरी ऑफ स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाइड, एनी मेजर प्रॉब्लम लाइकली टू बी मेट। देखना यहाँ पे, समरी ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क। नाउ वी ऑल नो दैट, सबने रिस्क का चैप्टर पढ़ा होगा कि रिस्क दो टाइप के होते हैं, आइडेंटिफाइड रिस्क एंड नॉन आइडेंटिफाइड रिस्क। आइडेंटिफाइड रिस्क जो इनहेरेंट होते हैं, जो हमको पता है कि ये रिस्क आने वाले, अब वो मिटिगेट नहीं होगा, नहीं होगा बात की बात है। कुछ आइडेंटिफाइड रिस्क है क्या कंपनी में, इनहेरेंट है जो कि, तो वो आप अपने प्रिपरेशन में डाल दो, प्रिलिमिनरी वाले। ब्रीफ असेसमेंट ऑफ जनरल कंट्रोल एनवायरमेंट मिटिगेटिंग कंट्रोल, कि उनका आईसीएम कैसा है, उनका इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कैसा है, बस। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑडिट अप्रोच प्लस डिग्री ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है, 8 पॉइंट क्या बोला, उसको समझने की कोशिश करना। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट अप्रोच बोला है ना बेटा, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑडिट अप्रोच टू बी अडॉप्टेड, कि आपको कौन सा ऑडिट अप्रोच अडॉप्ट करना है। लेट्स से डिग्री ऑफ कंप्लायंस कितना चाहिए आपको डिग्री ऑफ कंप्लायंस कितना चाहिए, क्या बोला मैंने, डिग्री ऑफ कंप्लायंस कितना चाहिए, उस हिसाब से आप ऑडिट का अप्रोच डिसाइड कर सकते हो, उस हिसाब से आप ऑडिट का अप्रोच डिसाइड कर सकते हो। कैसे करोगे, ऑडिट अप्रोच आपको कौन सा लेना है, प्लस डिग्री ऑफ कंप्लायंस कितना कंपनी करती है और कितना मुझे करवाना है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट, कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन नहीं, कुछ तो वर्ड है उसके लिए, एक्सटेंसिटी उसकी, टेंसिटी उसकी कितनी होगी, कितने घंटे कितने दिन
रगड़ना है अपने को। ऑडिट प्रपोजल फॉर डीलिंग विद मल्टी लोकेशन। अच्छा, मल्टी लोकेशंस है क्या? कंपनी का रजिस्टर्ड इधर है, ब्रांच इधर है, ये इधर है, मल्टी लोकेशन है क्या? तो उसको ऐसे डील करेंगे। ये तो पढ़ा था ना पहले, समरी ऑफ की टीम मेंबर्स एंड टोटल प्लान डेज पढ़ा था। रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेजन स्केड्यूल विद ऑडिटी एंटाइटी। स्केड्यूल घुमा दो, उसको भी देखने दो क्या होने वाला है क्या नहीं। तो अब मैं अगर बाकी चीज़ों को एक साइड रख दूँ और चीज़ें समझने की कोशिश करें हम, तो जब हम प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हमने ऑडिट किया नहीं है, हम ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, हमने ऑडिट किया नहीं है, हम जाने वाले, तो उसके पहले हम क्या क्या देख के जाएंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल अभी मैं ना ये देख नहीं रही, देख नहीं रही जो भी लिखा हुआ है, मैं अपने मन से बोलती हूँ जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे याद हो गया। लेट्स से आपको कितना याद है, ठीक है। मैं कंपनी का ऑडिट करने जाने वाली हूँ, तो मैं देखूंगी कि कंपनी क्या है, क्या करती है, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, क्या ठीक है, ये देखूंगी। और क्या देखूंगी मैं कंपनी के बारे में कि उसके ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल होने वाले हैं, ठीक है। कंपनी में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट फैक्ट है कि ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है क्या, या होने वाला है क्या, जिसकी वजह से कंपनी के दो चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा। क्या था वो? बिजनेस एनवायरनमेंट था शायद, एंड कंपनी का ऑपरेशन था एंड कंपनी का एनवायरनमेंट था। तो इस पे कुछ इफेक्ट होने वाला है क्या, ठीक है। उसके बाद और क्या याद आ रहा है मुझे? वो प्लान डेज वाला याद आ रहा है कि टोटल टीम मेंबर्स कितने होंगे और कितने प्लान डेज, कितने दिन तक हम ऑडिट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर और ऑडिटी की क्या होगी? फिलहाल तो मुझे इतना याद आ रहा है, और तो कुछ याद नहीं आ रहा। फिर से पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे क्या मिस किया। वी गना लर्न दिस राइट अवे राइट हियर, ठीक है। अगेन, हमने सबसे पहले देखा कंपनी क्या करती है, कंपनी का फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस कैसा है। हमने देखा कंपनी के ऊपर लॉ कौन से एप्लीकेबल होने वाले, कोई डिटेल या फिर सिग्निफिकेंट फैक्ट या इवेंट ऐसा हुआ है क्या, या होने वाला है क्या, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशन पे या कंपनी के एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ने वाला है। फिर हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। डिस्क्रिप्शन हटा दो वर्ड, स्कोप ऑफ ऑडिट देखेंगे, टाइप ऑफ ऑडिट देखेंगे, फॉर्म ऑफ ओपिनियन रिक्वायर्ड, इतना देखेंगे। कुछ ये भी छोड़ दो, मैं ना इसमें से सिर्फ इतना पढ़ने वाली हूँ। जितना याद रहेगा उतना ही पढ़ेंगे कि दुनिया भर का पढ़ेंगे हम लोग? बताइए, हम बच्चे हैं कि क्या हैं? हम बच्चे ही तो है ना। समझते नहीं है यार, क्या क्या काम करवाते हैं लोग, आई स्वेयर। मैं इतना ही पढ़ने वाली हूँ, स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइप ऑफ ऑडिट एंड फॉर्म ऑफ ओपिनियन रिक्वायर्ड। फिर मन से बना के लिखूंगी चीज़ें। फिर द सोर्स ऑफ फंडिंग की, कंपनी का सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का जो है फिलहाल, उसके लिए सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से आ रहा है। आइडेंटिफाइड रिस्क है क्या कुछ? सी मैं ना हाईलाइट ही वही करने वाली हूँ जो जितना पढ़ सकते हैं। फालतू का दुनिया भर का पढ़ा दे रहे हैं, हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं। कॉमेडी था, ठीक है। ब्रीफ असेसमेंट ऑफ जनरल कंट्रोल, मतलब वही आईसीएम लिख दूं मैं इधर, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट। अब जितना हमें याद रहेगा उतना ही तो पढ़ेंगे ना भैया, अपने मन से बना के लिखेंगे। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑडिट अप्रोच, तो मैं इतना ही याद रखूंगी, ऑडिट अप्रोच के बारे में कहा है, ठीक है, ठीक ठीक है। ऑडिट अप्रोच के बारे में कहा है और डिग्री ऑफ कंप्लायंस के बारे में। फिर है डिटेल्स ऑफ नेचर एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट, ठीक है। ऑडिट प्रपोजल फॉर डीलिंग विथ मल्टी लोकेशन है तो क्या, की टीम मेंबर्स कौन से हैं, टोटल प्लान डेज का क्या सीन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑडिटर की और ऑडिटी की क्या है, स्केड्यूल विथ ऑडिटी एंटाइटी। इतना ही याद रखूंगे, पूरा थोड़ी याद रखूंगी, बार बार सारे कैसे याद कर सकते हैं ना, समझते नहीं है यार ये लोग, ठीक है। अभी कितना समझा? टोटल कितने पॉइंट्स है बेटा? यहाँ पे 13 पॉइंट्स है। लेट्स सी अभी कितना याद होता है अपने को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कंपनी का एक्टिविटी देखेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस देखेंगे। हम चेक करेंगे कि कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉज वगैरह एप्लीकेबल होने वाले हैं। हम चेक करेंगे कंपनी के ऊपर कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई सिग्निफिकेंट फैक्ट है क्या, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट है क्या, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशंस या फिर कंपनी के एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर हम स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइप ऑफ ऑडिट एंड देखेंगे फॉर्म ऑफ ओपिनियन रिक्वायर्ड। ये 3 चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आधा पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट थे क्या, ये 4 के हमने 3 के 5 पॉइंट, 5 पॉइंट और 7 पॉइंट ऐसे अलग अलग ले लो। 5 पॉइंट और 8 पॉइंट को ऐसे अलग अलग कर लो। ये 5 पॉइंट यहाँ के पहले अलग कर लो, यहाँ के अलग कर लो। तो सबसे पहले 3 तो अभी हमको याद है, चौथा क्या था? चौथा भी याद कर लिया था। फिर सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या है वो देखना था। ऑलराइट बेब्स, सी उसके बाद है आइडेंटिफाइड रिस्क क्या है।
आईसीएम के बारे में, ऑडिट अप्रोच, डिग्री ऑफ कंप्लायंस, एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट, मल्टी लोकेशन है तो क्या, की टीम मेंबर्स, टोटल प्लान डेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटी, स्केड्यूल विद ऑडिटी एंटाइटी। फिर से याद करने की कोशिश करते हैं, देखते कितना याद हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 पॉइंट लर्न करने की कोशिश करते हैं। छुपाना पड़ेगा नहीं तो आप लोग देख लोगे, फिर तो फिर कैसे याद होगा मुझे। ठीक है, सबसे पहले ये 5 पॉइंट क्या थे इधर के, क्या थे याद करने की कोशिश करना कि कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी जो है उसकी कंपनी की एक्टिविटी क्या है। ठीक है, सेकंड पॉइंट था कंपनी की एक्टिविटी क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस क्या है, ये पहला पॉइंट था। सेकंड था कि कंपनी पे कौन से रूल्स, कौन से लॉज, कौन से रेगुलेशन ये सब एप्लीकेबल होने वाले हैं, सेकंड था। फिर थर्ड था कि कंपनी का कोई ऐसा फैक्ट है क्या, कंपनी का कोई ऐसा मटेरियल इवेंट है क्या जिसकी वजह से इफेक्ट होगा किस पे, कंपनी के एनवायरनमेंट पे या फिर कंपनी के ऑपरेशंस पे। ठीक है, ये पॉइंट करने के बाद था टाइप्स ऑफ ऑडिट, फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन, क्या था वो, फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन रिक्वायर्ड। एक और था विच इज इफेक्ट, अप्रोच ऑफ ऑडिट, वही था ना, स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइप ऑफ ऑडिट एंड देन फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन रिक्वायर्ड, ये 3 चीजें थी। उसके बाद कौन से सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, तो ये 5 पॉइंट तो मेरे यहाँ पे ही डन हो गए। ठीक है, अब ये 8 पॉइंट आ गए, जिसमें से मुझे सबसे पहले जो याद आता है मुझे वो ये वाला याद आता है कि टीम मेंबर्स कितने होंगे और टोटल प्लान डेज कितने होंगे। फिर मुझे एक ये भी याद आ गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ऑडिटर की, फिर एक ये वाला भी याद आ रहा है स्केड्यूल विद द ऑडिटी, ये 3 मुझे याद आ गए। मतलब मुझे 5 पॉइंट और याद करने हैं, राइट। अब मुझे याद तो नहीं आ रहे सच्ची, बट देखते हैं जो याद आ रहे वो बोलती हूँ। ऑडिट अप्रोच एक पॉइंट था एंड डिग्री ऑफ कंप्लायंस था वही पॉइंट में, एक पॉइंट तो हो गया, 4 पॉइंट बाकी है। एक्सटेंसिटी ऑफ द वर्क टू बी कैरिड आउट, डीलिंग विद मल्टी लोकेशन है, मैंने देख लिया, ये नहीं ये मुझे ये देखना था, एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट, बट मल्टी लोकेशन वाला हमने देख लिया। स्टिल 2 पॉइंट ऐसे जो हमें याद नहीं आ रहे किसी और। हाँ, मुझे एक पॉइंट याद आया विच इज इनहेरेंट होता है, क्या होता है वो, आइडेंटिफाइड रिस्क, राइट। एक पॉइंट है वो याद नहीं आ रहा, क्या था वो, क्या था, कुछ हाईलाइट किया था हमने, ICM, हाउ कैन आई फॉरगेट यू ICM, इतना ही है। सो आई होप अभी सबको ये लर्न हो गया होगा मेरे साथ साथ, अभी से ज़्यादा क्या ही लर्न कराऊँ मैं आपको। अच्छा, नाउ वी हैव टू बी वेरी फास्ट। अभी तक हमने मस्ती मजाक के लर्न किया, अब ये थोड़ा फटाफट करके चलेंगे बिकॉज अभी लर्निंग वाला पार्ट था, अब ये लर्निंग वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अब क्वेश्चन है प्रिपेयर करो, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि कंपनी जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग में डील कर रही है, प्रिपेयर अ क्वेश्चन एयर फॉर इट। अब आप क्या करोगे, आप ये आंसर लिखोगे क्या, नहीं, आप इसका पार्ट लिख सकते हो कि क्वेश्चन एयर ये होता है, लेकिन आंसर तो लिखना पड़ेगा ना कि कंपनी अगर इनसाइडर ट्रेडिंग में है तो ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, कनेक्टेड पर्सन होते हैं, फिर क्या होता है, ट्रेडिंग प्लान्स होते हैं, आप ऐसे याद कर करके उस पर क्वेश्चन एयर बनाओगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओवर हियर। क्वेश्चन एयर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रीहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन आईसी के ऊपर, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, यूज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ ICM। आप क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन एयर कर ही क्यों रहे हो, इसमें IC बहुत आ रहा है तो मैं IC डाल देती हूँ इधर, ताकि नहीं भी एक पेपर नहीं भी देख पाओ तो भी IC करके कुछ तो लिख दूंगी IC का। देखो इधर भी IC है, इधर भी IC है, इधर भी IC है, लेट्स सी और कहीं है क्या IC, दैट्स इट, ओके। 4 जगह तो IC है, 4 IC है टोटल, 4 IC है। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन एयर में क्या बोला बेटा, क्वेश्चन एयर का मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन एयर फ्रेम कर रहे हो, कि क्वेश्चन एयर फ्रेम करते हो ताकि जो जो आपको डाउट होगा वो निकल जाएगा। क्वेश्चन एयर हम फ्रेम ही इसलिए करते ताकि जो जो डाउट होगा वो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन एयर क्या है, बेसिकली इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन है कंसर्निंग इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। समझ में आया, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एक ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन है। ये बेसिकली जो होता है ना, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। इससे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ही हम इसको बनाते हैं। अबाउट द उसका IC का एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी क्या है, कंपनी जो है ना उसमें IC कितना धमाकेदार है, कितना तगड़ा है, उसका IC है भी क्या, एग्जिस्टेंस है क्या IC का, ऑपरेशन हो रहा है क्या IC का, एफिशिएंसी क्या है IC की। तो ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन एयर के थ्रू देख लिया। फिर बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो क्वेश्चन एयर का एडवांटेज क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना कि
अगर आप कोई भी चीज़ ओमिट कर रहे हो, कोई भी मतलब सिग्निफिकेंट चीज़ आप ओमिट कर रहे हो, तो आप क्वेश्चनेयर के थ्रू ना उस तक जा सकते हो कि अच्छा ये था ना, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ, ये था ना तो ये क्यों नहीं, तो ये कैसे, फिर तो अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्या, तो इसका क्या, उसका क्या, दिस इज इट, बिकॉज इट्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन कंसर्निंग आईसी। यहाँ पे लिख देती हूँ, कंसर्निंग आईसी, सीरीज ऑफ क्वेश्चन कंसर्निंग आईसी। फिर यूज ऑफ कलेक्ट, यू क्वेश्चन है हम लोग यूज करते हैं फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ आईसी। ठीक है, आईसी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम। लेस चांस ऑफ ओमिशन होता है जब हम क्वेश्चनर प्रिपेयर करें, वही बताया मैंने कि ओमिशन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। आईसी का जो है हम इवैल्यूएशन कर पाते हैं, कैन बी कंप्लीटेड एट वन टाइम। ठीक है, क्वेश्चनर करके। जनरल प्रैक्टिस इसकी क्या होती है, दैट रिव्यू आईसी सिस्टम एनुअली, रिकॉर्ड द रिव्यू इन डिटेल, क्या आप रिव्यू करोगे आईसी को एनुअली, ठीक है, एंड आप रिकॉर्ड करोगे रिव्यू को। इतना समझ में आया। इन क्वेश्चनर अगर येस है विच मीन सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है, नो मतलब सजेस्ट वीकनेस, इतना तो सबको याद है। अगर कोई भी इन केस ऑफ नॉट रेलिवेंट टू बिजनेस, अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस है जो बिजनेस के लिए रेलिवेंट नहीं है, आप उधर नॉट एप्लीकेबल लिख लो। रिप्लाई इज गिवन, ठीक है। annually given to client and requested to get it filled by concerned executive, auditors prepare report of deficiency and recommendation for improvement। ठीक है, सबको पता है रिपोर्ट कुछ एडवाइजेस होते, कमेंट्स होते, तो ऑडिटर करता है अपना। बट इस क्वेश्चनर से मुझे ये समझ में आया कि 4 तो आईसी के बारे में बात हो रही है। पहला, सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन होता है कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन होता है कंसर्निंग आईसी। सेकंड, अगर मुझे कोई भी कलेक्शन करना है इन्फॉर्मेशन का, सॉरी करना नहीं है, इससे मैं क्वेश्चनर से मैं क्या कर पाऊंगी, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाऊंगी कि आईसी का एग्जिस्टेंस क्या है, ऑपरेशंस क्या है एंड एफिशिएंसी कितनी है। इससे चांसेस होगा कि मैं किसी मटेरियल चीज़ को भूल नहीं रही हूँ, मतलब लेस ओमिशन होगा। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ ओमिशन। और ऑल आईसी वैल्यूएशन कैन बी कंप्लीटेड, मतलब सारी आईसी की जो चेकिंग्स है मैं एक टाइम पे कर पाऊंगी, सारे आईसी के चेकिंग्स मैं एक टाइम पे कर पाऊंगी। ठीक है, फिर उसका आईसी की वजह से क्या होता है या क्वेश्चनर की वजह से क्या होता है, जो कंट्रोल डिफेक्ट है, इसमें एक और चीज़ याद रखना, जो डिफेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी आप पता कर सकते हो क्वेश्चनर की वजह से। फिर है यहाँ पे इजी रिव्यू ऑन इंटरनल बेसिस। ठीक है, वही है ना, जनरल प्रैक्टिस के रिव्यू एनुअली रिव्यू आईसी को एनुअली करो और रिकॉर्ड रिव्यू करो। फिर है क्वेश्चनर में अगर सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है यस, नहीं है तो नो, वीकनेस बताता है। नॉट रेलिवेंट टू बिजनेस है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दो। देखो ना, ये दोनों पॉइंट तो एक जैसे हैं। annually given to client and requested to get it filled by the concerned executive, auditor prepares report of deficiency and recommendation to improvement। ये भी पता है, ये वाला भी इजी है। अब मेरी एक बात समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे हमने आईसी की बात की है, यहाँ पे हमने आईसी की बात की है, यहाँ पे हमने आईसी की बात की है, और यहाँ पे हमने आईसी की बात की है। तो आईसी तो हो गया एक जगह। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चनर की बात करें तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होता है कंसर्निंग आईसी। फिर हमें क्या पता चलता है क्वेश्चनर की वजह से, हम क्या कर पाते हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं अबाउट आईसी का एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी क्या है। इस क्वेश्चनर की वजह से लेस चांसेस ऑफ ओमिशन होता है, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल जो है वो इवैल्यूएशन कैन बी कंप्लीटेड इन वन टाइम। ईजी रिव्यू ऑन इंटरनल बेसिस। जनरल प्रैक्टिस तो यही है कि रिव्यू आप करोगे आईसी को एनुअली और रिकॉर्ड आप मेंटेन कर लो। फिर ये बोला है कि क्वेश्चनर में अगर आपको लगता है सही है यस, नहीं सही है नोट कर दो। ठीक है, फिर उसी से रिलेटेड ये था, कोई नहीं एप्लीकेबल है कुछ चीज़ तो एनए लिख दो। फिर एनुअली गिवन टू क्लाइंट एंड रिक्वेस्टेड टू बी फिल्ड, ऑडिटर प्रिपेयर क्या करेगा, क्या डेफिशिएंसी क्या है वो रिकमेंडेशन करेगा इंप्रूवमेंट के लिए। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, फिर है इंटरैक्शन थ्रू इंटरव्यूज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ भी सकता है आपके लिए 5/5 मतलब ये बहुत ही 5 स्टार है क्वेश्चन। सो बेसिकली समझने की कोशिश करना, जब हम इंटरैक्शन थ्रू इंटरव्यूज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 3 पॉइंट सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली है वो है ओरिएंटेशन, वो है एग्जामिनेशन और वो है कंफर्मेशन। ठीक है, जब हम इंटरैक्शन थ्रू इंटरव्यूज करते हैं तो लेट्स से इसको हम इस तरह से लेते हैं, जब कोई भी सेलिब्रिटी रहता है वहाँ पे, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, करीना कपूर, रणवीर कपूर,
व्हाटएवर। इतना अभी सेलिब्रिटी को ध्यान में रख लिया हमने, चलो अच्छी बात है। अब हम इंटरैक्शन कर रहे हैं उनके साथ, मीडिया वाले जो वो उनके साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उनके 3 प्रोसेस होते हैं, पहले वो लोग ओरिएंटेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, भाई सही बोल रहा है क्या, फिर कंफर्म करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वही चीज़ है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, तो अब इन लोगों को छोड़ दो एक हिसाब से। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू सबने देखा होगा, आई बिलीव दैट, जब रिया चक्रवर्ती आई थी वाइट कपड़े पहन के इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो जो सामने बैठा बंदा था उससे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा था, दैट इज़ क्वेश्चन है, जो वो कर रहा था दैट वाज क्वेश्चन है। अब जो चीज़ें वो पूछ रहा था स्टार्टिंग में, तो वो लर्न करने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या बोलना चाहती है, बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में वो छोटी 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 चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा था, इतना समझ में आया। वो लर्न करना चाहता था बेसिकली कि क्या बोल रही है, क्या बोलना चाहती है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया होगा, क्या किया होगा, सबसे पहले जब वो लर्न कर रहा था कि वो क्या-क्या बोलना चाहती है, तो उसके पहले उसके 2 ऑब्जेक्टिव होंगे उसके, कि वो आइडेंटिफ़ाई करना चाहता था कि वो आइडेंटिफ़ाई करना चाहता था कि ये क्या सब्जेक्ट मैटर करना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, ठीक है। और वो सबसे पहली बात वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना चाहता था, चलो ये भी समझ में आ गया। अब उसको वो मोर स्पेसिफिक इश्यू पे वो जा रहा था, अच्छा ड्रग्स कहाँ से थे, ये कहाँ से थे, मोर स्पेसिफिक इश्यू पे गया ताकि उसको नया इन्फॉर्मेशन मिल पाए, जिसको वो ऑडिट एविडेंस में, सॉरी ऑडिट एविडेंस में आगे, जिसको एज एन एविडेंस ले सके कि भाई इसने कंफर्म किया है चीज़ें, ठीक है। तो वो मोर स्पेसिफिक इशू पे गया उसके बाद, फिर उसने अगर एविडेंस उसने लिया उससे, उसने जो भी बोला उससे एविडेंस अगर उसको मिला तो मिला, बस मिला, हो गया खत्म। नाउ कंफर्मेशन, अब उसने लास्ट स्टेज में क्या किया, ठीक है, उसने लास्ट स्टेज में क्या किया, उसको ये पता है कि मैंने जो लर्न किया है और मैंने जो एग्जामिन किया है वो तो ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन तो भाई डिजर्व करता है कि इसको हम सेपरेट सेपरेट ही एकदम है भाई। कंफर्मेशन मतलब ठीक है, ओरिएंटेशन ठीक है, एग्जामिनेशन ठीक है, कंफर्मेशन यार ये तो डिजर्व करता है, ये ये सेपरेट पर्पस के लिए होना चाहिए। कंफर्मेशन तो एकदम एविडेंस है यार, इसको तो सेपरेटली रखो, ठीक है, ठीक है। अब उसने इंटरव्यू के दौरान जो भी उसको फैक्ट एंड फाइंडिंग्स मिले उसके इंटरव्यू से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो भी उसको फैक्ट एंड फाइंडिंग्स मिले, तो वो ये चाहेगा कि मैं उससे कंफर्म कर लूँ, ताकि अगर मेरे को, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज़ मिसअंडरस्टूड की है या फिर इनकरेक्टली मैंने अंडरस्टूड की है, तो फिर ये होल इंटरव्यू का सत्यानाश हो जाएगा। वो तो बाद में डिनाई कर देगी, मैंने तो ऐसे वे में बोला ही नहीं था, आफ्टर ऑल शी इज़ अ गर्ल, शी कैन डू एनीथिंग। सो समझ में आ रही है, वो कंफर्म करेगा फैक्ट एंड फाइंडिंग कि मैंने डेटा जो है मेरे पास, जो मैं अभी इसके इंटरव्यू से समझ जाऊँ बराबर है क्या, उससे कंफर्म करेगा वो चीज़ें, ठीक है। अभी उसको भूल जाओ, वो इंटरव्यू वहाँ पे खत्म हो गया, अब हम अपने इंटरव्यू पे आते हैं, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ से समझने की कोशिश करना, फिर हम उस पे जाएंगे कि जब हम ओरिएंटेशन करते हैं मतलब हम लर्न कर रहे हैं अबाउट कि ऑडिट सब्जेक्ट क्या होगा। अब आप कंपनी के हिसाब से सोचना, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रिंक अ वाटर, आई एम रियली थर्स्टी, गिव मी अ सेकेंड, मीनवाइल यू जस्ट लुक एट इट। ओके, आई एम बैक। सबसे पहले अब जब वो ऑडिट करने जा रहा है, जब वो ऑडिट करने जा रहा है किसी भी चीज़ का, अब कोई चीज़ आपके लिए नई है, ठीक है, क्लासरूम में बैठे हो आप, नई है, यू डोंट नो, यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन, व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल सराउंडेड बाय मी और आई एम सराउंडेड बाय देम, व्हाट आर द, यू आर ट्राइंग टू लर्न थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू सी अदर्स, यू ट्राइंग टू maybe you may be trying to make friends or something like that. So when you're going for an interviews, what you gonna do? You gonna learn about audit subject कि audit subject क्या है, किस चीज़ पे चाहते हो कि हम रगड़े अपना, क्या चीज़ पे आप हमसे काम कराना चाहते हो, ठीक है। फिर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप निकालने की कोशिश करोगे ओरिएंटेशन के दौरान, और आप जो पूछोगे, आपका जो तरीका होगा वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड वे में होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करोगे, ओके व्हाट आर द टाइप्स ऑफ व्हाट डू यू डू, ओके नहीं, यू गोना बी वेरी अनस्ट्रक्चर्ड वे, वेरी इनफॉर्मल वे, वेरी अनस्ट्रक्चर्ड होगा चीज़ें, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, now you're trying to find out evidence, hence looking at the more specific issue you're looking at, ठीक है।
कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले नहीं लिखा था, लेकिन अब जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आप अपना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा रहे हो और इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कन्फर्मेशन एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है। जब आपने ऑलरेडी फैक्ट एंड फाइंडिंग्स को निकाले, नाउ यू कन्फर्मिंग दैट फैक्ट एंड फाइंडिंग्स, बिकॉज अगर रॉन्गली आपने अंडरस्टूड किया तो पूरा क्वालिटी ऑफ ऑडिट जो है सफ़र करेगा। ठीक है, यू कन्फर्मिंग द अर्लियर फाउंडेड फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी फैक्ट फाउंडेड फैक्ट ऑल्सो, और इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड एंड कन्फर्म साइमल्टेनियसली ऑल्सो। मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो है आप उसको कन्फर्म, मतलब इन्फॉर्मेशन आप उसी दौरान आप गैदर भी कर सकते हो उसको, और उसी दौरान कन्फर्म भी कर सकते हो। मतलब पहले उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि मेरे 2 बच्चे, आप उनको कन्फर्म कर रहे हो आपके 2 बच्चे, सो दैट इज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड कन्फर्मिंग साइमल्टेनियसली। समझा? नाउ लुक एट दिस वन, इंटरैक्शन थ्रू इंटरव्यूज। ओरिएंटेशन में क्या बोला है, दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट टीम। कि अब जो ऑडिट टीम गई है ना वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस फॉर देम ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट टीम। ठीक है, एक्सप्लोरिंग एंड गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ फंक्शन। ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको आइडेंटिफाई करना है कि पॉसिबल ऑडिट सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, एंड उनको जितना हो सके मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करनी है। तो जितना मुझे इससे समझ में आया, एक तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिट सब्जेक्ट निकालना एंड इन्फॉर्मेशन गेन करना, एंड ये लर्निंग प्रोसेस है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से निकालना है, एक्सप्लोर करना है मुझे चीज़ें, इतना मुझे इस ओरिएंटेशन से समझ में आ रहा है। जो मैं लिखूंगी मोर देन इनफ है। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, एम एट मोर स्पेसिफिक इशू। एज आई सेड, एग्जामिनेशन में उसने क्या किया था, पहले अनस्ट्रक्चर्ड वे में रिया चक्रवर्ती से पूछा था, फिर वो मोर स्पेसिफिक इशू पे गया था ताकि उसको कुछ एविडेंस मिल सके, राइट? तो जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आप मोर स्पेसिफिक इशू पे जाओगे ताकि आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि आप एविडेंस में यूज़ कर सको, पहली चीज़। सेकेंड, आपने जो एविडेंस ऑब्टेन की है, दैट एविडेंस जो आपने एविडेंस लिया है ना कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग सप्लाई किया था, तो ड्रग सप्लाई किया था, ठीक है, दैट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस फ्रॉम अदर डेटा ऑल्सो। मतलब कि आप उसने बोल दिया कि मैंने ड्रग सप्लाई किया था, ठीक है, शी सेड दैट मैंने ड्रग सप्लाई किया था। नाउ दैट एविडेंस ऑफ हर सेइंग दैट स्टेटमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस फ्रॉम अदर डेटा। कि ठीक है, वो व्हाट्सएप में चैट बता रही है, देखो मैंने इसको इधर मैसेज किया था, इतने बजे मिलने बुलाया था, या फिर वो कोई ईमेल पे उसने कुछ किया था सीन, या कुछ भी कि उसके पास पड़े हैं ड्रग्स के पैकेट, तो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड सपोर्ट द एविडेंस एंड दैट वुड बी सेकेंडरी एविडेंस। मतलब एक कलेक्शन, मतलब एक जो एविडेंस उसने बताया उसका सपोर्ट ऑफ एविडेंस के लिए कुछ चाहिए। एग्जामिनेशन और पॉइंट खत्म। कंफर्मेशन में यही होता है कि ओरिएंटेशन और एग्जामिनेशन जो है goes together, मतलब confirmation goes together with orientation also, examination also, but deserve to be mentioned as a separate purpose। ठीक है, उसके बाद confirm fact and finding if data is understood incorrectly then quality of whole audit may suffer। अब ये वाला जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड तरीका है, ये वाला एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ठीक है, अब आई थिंक इतना समझाने से कुछ तो आपके दिमाग में घुसा होगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया था रिया चक्रवर्ती का, मैं भी याद रख लेती हूँ ताकि मुझे भी याद है मैंने आपको क्या एग्जाम्पल से समझाया था। आई थिंक अपना इंटरैक्शन थ्रू इंटरव्यूज डन है। अब आपको कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। नाउ दिस इज माई फेवरेट वेरी फेवरेट ऑडिट प्रोग्राम। आप ऐसे मत बोलो कि मैंने लर्न किया है तो मैं आपको लर्न करा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, मेरे को बहुत पसंद आया ये ना। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो सब देखो हमारे फर्स्ट वाले आंसर में था ना, प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्लान था, ऑडिट प्रोग्राम था, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। मैंने आपको बोलता ऑडिट प्रोग्राम में एक ऑडिट प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, कहीं लिखा होगा देखना। लिखा है नहीं है किधर, तो इस आंसर में है, देखते बाद में, चलो डजंट मैटर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करना, इसके 6 पैराग्राफ है मॉड्यूल में। अब मैं उस 6 पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ मैंने यहाँ पर 11 पॉइंट्स बनाए, उस पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो जब हम ऑडिट प्लान करते हैं, ऑडिट प्लान एक फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, फिर आप ऑडिट प्रोसीजर को डिसाइड करते हो, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया? विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो,
सो ऑडिट जो है, अगर आप कोई स्मॉल कंपनी का कर रहे हो तो इंडिविजुअल भी कर सकता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी कॉम्प्लेक्स है, या फिर कंपनी छोड़ दो, लेकिन अगर यूजुअली जो होता है ना, ऑडिट टीम होता है, ठीक है, यूजुअली ऑडिट टीम, ऑडिट के लिए ऑडिट टीम लगती है। अगर आपका जो वर्क है वो प्रॉपर डिवाइडेड ही नहीं है, कंपनी का जो वर्क है, सॉरी, आपका जो ऑडिट का जो वर्क है वो प्रॉपर डिवाइड ही नहीं किया अपनी टीम मेंबर्स में, तो इज इट अ पॉसिबिलिटी दैट मोर देन वन मेंबर इज डूइंग कंडक्टिंग द ऑडिट फॉर द सेम एरिया? इज इट पॉसिबल? क्योंकि आपने काम ही डिवाइड नहीं किया है, तो दो लोग एक ही काम में मर रहे हैं। समझ आ रही है इतनी चीज़? तो ये अपने 2 पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गए। 9 पॉइंट और करने हैं, समझो बात को। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ना ऑडिट प्रोग्राम की, तो ये क्या है? तो ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन किसके लिए? टीम मेंबर के लिए, ठीक है। एक प्रोसीजर है, मैंने बताया ना ये ऑडिट प्रोसीजर है। एक इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द टीम मेंबर। ये ऑडिट प्रोग्राम में एक ऑडिट प्रोसीजर बता दिया है, दैट वुड बी एग्जीक्यूटेड बाय, फॉलोड बाय द टीम मेंबर। इतना समझ में आया? सेट आउट द होल एजेंडा फॉर एवरी मेंबर, बट फॉर ऑडिट प्रोग्राम जो है बेसिकली वो हर एक मेंबर के लिए एक एजेंडा सेट आउट करती है, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगी, ये करेगा, ठीक है। लेकिन ये हेल्पफुल होती है ऑडिट एग्जीक्यूटिव्स के लिए, क्योंकि उन लोग को एक डायरेक्शन मिल जाता है कि कैसे होगा चीज़ें। समझ आई? पर्पस क्या है? दैट एवरी मटेरियल एरिया इज ऑडिट अप्रोप्रिएटली, हैज़ टू बी ऑडिटेड, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सारा एविडेंस आप ऑब्टेन कर लो अच्छे से। ये ऑडिट प्रोग्राम में, ये ऑडिट प्रोग्राम का पर्पस है, ठीक है। नाउ प्रिपेयर्ड, अच्छा इसको मैं जूम कर लेती हूँ ना, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्लान। मैंने बताया था कि ऑडिट प्रोग्राम आप किसके बेसिस पे बनाओगे? ऑडिट प्लान के बेसिस, क्योंकि आप क्या बना रहे हो? आप क्या बना रहे हो? आपने ऑडिट प्लान कर लिया कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे करनी है, ये चीज़ें मुझे 10 मिनट में करनी है, ये चीज़ें मुझे 10 घंटे में करनी है, ये चीज़ें मुझे 2 दिन में करनी है। ऑडिट प्लान बना लिया, चीज़ें आपने टाइमलाइन सेट कर ली, सब कुछ कर दिया। अब आपने सेट कर दिया, अब आप उसको करोगे कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करोगे? दैट एग्जैक्टली व्हाट ऑडिट प्रोग्राम इज। तो सबसे पहले ये ऑडिट प्लान बनता है, उसके बेसिस पे आप क्या बनाओगे? तो प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान, सॉरी, यस, ऑडिट प्लान के बेसिस पे आप ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे। नाउ आप जो ऑडिट प्रोसीजर बना रहे हो ना, वो वो हेल्प करता है मॉनिटर करने में कि जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, जो रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रहा है क्या? किसको हेल्प मिलता है? ऑडिट एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। रिटर्न फॉर ईच ऑडिट एरिया सेपरेटली। अगर आप हर एक ऑडिट एरिया के लिए सेपरेटली आप अगर आप चीज़ें लिख रहे हो, ऑडिट हर एक एरिया के लिए आप सेपरेटली अगर चीज़ें लिख रहे हो, रिक्वायरमेंट वगैरह, तो एक कन्वीनियंस हो जाता है, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। नाउ दीज आर द ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय द प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ठीक है। Now this is a measure to determine that how much evidence to be collected. ऑडिट प्रोग्राम्स के थ्रू आपको ये समझ में आता है कि एविडेंस कलेक्ट तो करना है, कितना है उसका, डेंसिटी कितनी है, उसका एक्सटेंट कितना है, कितने एक्सटेंट तक एविडेंस को कलेक्ट करना है। ऑडिट प्रोग्राम जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑपरेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। कोई स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम के लिए कोई भी स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही स्टैंडर्ड है और इसी पे सारा जितने भी ऑडिट आप ऑडिट करने जा रहे हो, ये लो ये पेपर है, इसमें जो जो लिखा है, नहीं, हर सिचुएशन के लिए ऑडिट डिफर करता है। हर कंपनी का मैटर अलग होता है, जैसे हर पर्सन का बॉडी अलग होता है, सिमिलरली हर कंपनी अलग होती है, हर कंपनी के मैटर्स अलग होते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड कि ऑडिट प्रोग्राम कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये लो आप ये पेपर हमने ऑडिट कर लिए हैं, ये चलो आप सब जगह पहुंचा दो, यही तो होगा। नहीं, एक एक बेसिक चीज़ें हो सकती है, बेसिक डिटेल्स हो सकता है, बट एक ऑडिट प्रोग्राम एक स्टैंडर्ड नहीं है कि यही करना है करके, सब कंपनी के अलग अलग डिफर करेगा। डॉक्यूमेंटेड इन ऑडिट वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर जो होता है उसमें आपने ऑडिट प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करना है। वर्किंग पेपर क्या होता है इसके आगे आएगा। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑडिट प्रोग्राम में बी रिवाइज इफ नीडेड। अगर आपने ऑलरेडी ऑडिट प्रोग्राम को प्रिपेयर कर लिया है, टाइम टू टाइम आपको लगता है ठीक है इसको रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टोटल 11 पॉइंट है, इसको लर्न करना है आपको, है ना। लर्न करना है, नहीं करना है, क्या अलग से करोगे? करा दूँ लर्न? बोलो क्या बोलते हो? चलो देखते हैं मुझे कितना याद है। टोटल मैंने इस बताया, इसमें भी 11 पॉइंट है, चलो देखते हैं।
इसको रख दो ऐसे। अगर आपकी कंपनी जो है वो अगर आपकी कंपनी छोटी है तो इंडिविजुअल ऑडिट कर सकता है, लेकिन यूजुअली जो ऑडिट है उसके लिए ऑडिट टीम लगती है। अगर आप वर्किंग जो है वो डिवाइड नहीं कर रहे हो लोगों के बीच में, तो ऐसा पॉसिबिलिटी कि मोर देन 1 पीपल आर डूइंग ऑडिटिंग द सेम एरिया। यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट खत्म हो गए, बच्चे 9 पॉइंट मुझे लर्न करना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये था कि स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे मैं देख नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग द हैंड हियर, बट आई स्वेयर आई एम नॉट लुकिंग एट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मुझे एक ऑडिट प्रोसीजर मिल जाएगा जो मुझे फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मुझे मिल जाएंगे टू बी एग्जीक्यूटेड बाय होम ऑडिट मेंबर्स, ठीक है। इतना मुझे समझ में आया। फिर यहाँ पे था स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद क्या होता है, कुछ तो था जो नहीं याद आ रहा, जो याद आ रहा वो बोल देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे है कि ऑडिट प्लान जो होता है, ऑडिट प्रोग्राम जो होता है इज़ वो ऑडिट प्लान के बेस पे बनता है। तो ऑडिट प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ ऑडिट प्लान, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और क्या था यहाँ पे, था कि मॉनिटर से रिलेटेड कुछ था कि ऑडिट एग्जीक्यूटर जो होता है उसके लिए मॉनिटर करना इजी हो जाता है। उसके लिए मॉनिटर करना इजी हो जाता है कब, कि रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो रहे हैं या नहीं। उससे ऊपर भी एक पॉइंट था, याद नहीं आ रहा, पर ठीक है, जितने याद आ रहे उतने बोल दिया मैंने। फिर स्टैंडर्ड नहीं है ये जो ऑडिट प्रोग्राम है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा ही सब जगह बनेगा, नहीं। ये बोल रहा है ऑडिट प्रोग्राम को आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, रिवाइज कर सकते हो ऑडिट प्रोग्राम को, ठीक है। और क्या था, यहाँ पे मुझे एक याद आ रहा है, कुछ तो ऑडिट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड था कि बहुत सारे एजेंडा, एवरी एजेंडा, मतलब आप ऑडिट मेंबर के लिए एजेंडा बना रहे हो, लेकिन उसके बनाने के साथ साथ ये ऑडिट एग्जीक्यूटर जो होता है उसको एक डायरेक्शन देता है, ये मुझे याद है, ठीक है। और क्या था, ऑडिट प्रोग्राम एक ऑडिट अप्रोच होता है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर होता है ना, तो ऑडिट प्रोसीजर क्या करेगा, और ऑडिट प्रोसीजर में और क्या क्या होता है, नहीं याद आ रहा गाइस, इतना ही याद था। ये वाला बोला था, ये वाला बोला था, ये भी बोला था, ये बोला था, ये वाला पॉइंट नहीं बोला, दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट, ये नहीं बोला मैंने, चेकलिस्ट। अच्छा, मैं ना एक काम करती हूँ, चीज़ें ना हाईलाइट कर लेती हूँ तो मुझे ना ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी, उसके बेस पे मैं पॉइंट बना सकती हूँ। एक तो ये चेकलिस्ट था, एक ऑडिट प्लान था, ठीक है। फिर एक था ये वाला, स्टेप बाय स्टेप से मुझे याद आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन से याद आ रहा है। यहाँ पे मुझे उससे याद आ रहा था, डायरेक्शन से याद आ रहा था, और ऑडिट एग्जीक्यूटिव से याद आ रहा था, तो उससे हो जाएगा। और एजेंडा भी है ना यहाँ पे एजेंडा, इससे मुझे याद आ रहा है तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। रिटर्न फॉर ईच ऑडिट एरिया सेपरेटली फॉर कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ठीक है। measure to determine how much evidence to be collected and evaluated, इतना याद आ गया। डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। फिर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और ये नहीं बोला था डॉक्यूमेंटेड इन ऑडिट वर्किंग पेपर्स, और रिवाइज आप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैंने हाईलाइट किया, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया कि इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है कि हर मटेरियल एरिया जो है वो ऑडिट हुआ है अप्रोप्रिएटली, और आप ऑब्टेन कर पा रहे हो एविडेंस, ठीक है। अब मैंने इतने पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिए, टोटल 11 को, ये 2 तो मुझे लगभग याद ही है। तो अब मैं देखती हूँ कि इतना हाईलाइट करने के बाद मैं कुछ बता पाती हूँ या नहीं आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, माय बोटल इज गोइंग डाउन, वेरी फनी। ऑडिट प्रोग्राम, चलो इसमें टोटल 11 पॉइंट है। चलो लेट्स सी इफ आई कैन से और नॉट, कुछ तो रख देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा ये तो देख के बोल रही है, उल्लू बनाती है हमें, ठीक है। Well, I am so sorry. I don't know for what.
I am from past 10 minutes. I am speaking and I just realized the video was literally off. So क्या बोलूँ मैं अभी? मैंने बेसिकली आपको ये लर्न कराया था, कुछ हाईलाइट की थी पॉइंट्स को. अभी आई डोंट नो रिकॉर्ड हुए या नहीं, बाद में पता चलेगा. अब देख लो आप मैंने क्या क्या हाईलाइट किया था. स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, एजेंडा, ऑडिट एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन, पर्पस क्या है, चेकलिस्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कन्वीनियंस, इंस्ट्रक्शन फॉलोड, एविडेंस कलेक्टेड, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, वर्किंग पेपर्स पे रिवाइज्ड. इतना अगर आप भी कर ले रहे हो तो आपको याद आ जाएंगे. अब मैंने बेसिकली लर्न कराया था बट जनरली अभी फिर से वो करना आई डोंट थिंक सो दैट्स relevant because it's already been 1 hour. So let's do next which is identification of applicable laws. अच्छा हमने कहीं तो पढ़ा था बेटा कि identification of applicable laws करना पड़ेगा. आई थिंक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज करना पड़ेगा. पढ़ा था नहीं पढ़ा था, याद आता है? कुछ नहीं याद आता पढ़ाती जो किधर तो किया था ना. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज करना पड़ेगा, यहाँ पे था. लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेबल लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जब आप रिपोर्ट कर रहे हो. तो अब ये जो मैंने बोला ना कि आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा एप्लीकेबल लॉज, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? टेल मी वन थिंग. आपको एप्लीकेबल लॉज आइडेंटिफाई करना है, लेकिन कैसे होगा? कैसे करोगे कि यही लॉ लगेगा इस कंपनी पे, ये वाला नहीं लगेगा? तो एवरी मोड ऑफ बिजनेस नीड्स टू ओबे वेरियस लॉज डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस क्या है, एरिया क्या, एक्टिविटी क्या है. ठीक है. आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पैक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप सूटेबल मेजर्स ऑफ द कंप्लायंस. अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि हर जो बिजनेस है ना उसको वेरियस लॉ फॉलो करना पड़ता है. डिपेंड करता है कितना लॉ फॉलो करना है, उसका बिजनेस क्या है, एरिया क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, साइज ऑफ बिजनेस क्या है, अ लॉट ऑफ फैक्टर. ठीक है. सो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे रिक्वायरमेंट को, जो ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट जो इम्पैक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसका एक सूटेबल मेजर्स बनाओ कि क्या क्या कर सकते हो. उस पर आपको कंप्लायंस पता चलेंगे. नाउ फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज, कंपनी शुड क्या क्या करना चाहिए कंपनी को? डॉक्यूमेंटेड इन्वेंट्री ऑफ एप्लीकेबल लॉज. तो एक इन्वेंट्री बना लो, एक साइड में बना लो कि ठीक है ये चीज़ें हैं, कंपनी इशू करी है तो सेबी लोडर लगेगा, सेबी आईसीडीआर लगेगा. तो आपने एक इन्वेंट्री बना दी कि चलो ये लॉ है. ठीक है. आप पब्लिश कर दो कंप्लायंस पॉलिसी को. ठीक है. सपोर्टेड बाय व्हाट? स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस. एक्सचेंज करो इन्फॉर्मेशन. आपको नहीं पता है, आपको नहीं ना पता है तो आप, मैं बिहारी नहीं हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल फनी हियर. सो आपको नहीं ना पता है, आपको चीज़ें नहीं ना पता है, तो आप क्या करोगे? आपके कंपनी में लीगल टीम होगी, उनके पास जाओ, कंप्लायंस ऑफिसर्स के पास जाओ, फंक्शनल हेड के पास जाओ, उनके पास एक्सचेंज करो इन्फॉर्मेशन. ये किसकी बात हो रही है? ये कहीं ना कहीं ऑडिटर की बात हो रही है कि वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज कैसे करेगा. तो एक्सचेंज करो इन्फॉर्मेशन विद दीज टीम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग. शेयर रिलेटेड एजेंडा या मिनट्स कुछ बने हैं क्या मीटिंग के, वो चेक कर लो. प्लेस इंटरनल रिपोर्ट से देख लो क्या क्या चीज़ें. कंडक्ट करो कंप्लायंस असेसमेंट. ठीक है. देन देर इज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम ऑपरेशन टू ऑपरेशन बेस्ड ऑन नेचर, लोकेशन, एप्लीकेबल लॉज. ठीक है, ये भी पता है. कंपनी शुड कीप अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. वाओ. लीगल टीम जो है वो कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट करेगी इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑन, अगर ये लॉस की वजह से कंपनी के ऊपर कोई चेंजेस इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि कंपनी के ऊपर या उसकी होल्डिंग कंपनी के ऊपर या उसकी सब्सिडी कंपनी के ऊपर, तो लीगल टीम जो है वो कम्युनिकेट करेगी कंटिन्यूसली. ठीक है. रेगुलेटर्स जो हैं वो इशू करेंगे मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. जैसे कि आरबीआई है, सेबी है, उनके वेरियस सर्कुलर्स आते हैं ना चीज़ों के ऊपर कि ये बहुत सारे जब डाउट्स होते हैं तो सर्कुलर्स आते हैं टू सॉल्व दैट दोज डाउट्स. तो रेगुलेटर्स जो हैं, ठीक है, वो भी मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन इशू करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. ठीक है. तो एक तो हो गया रेगुलेटर्स, ये वाली चीज़ें. एक तो मुझे समझ में आ रहा है जो अभी तक जितना पढ़ा है कि रेगुलेटर्स जो है वो इशू करते हैं मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन, तो जिससे मुझे पता चल जाता है लॉ क्या लगेगा. फिर एक और चीज़ मुझे जो पता चली यहाँ पे कि मुझे इन्वेंट्री प्रिपेयर करनी है. ठीक है, जो हाईलाइट है वो कर रही हूँ. फिर मुझे और जो चीज़ याद आ रही है कि आपको एक्सचेंज करना है इंफॉर्मेशन
with legal team, compliance officer, functional head. आप इनके साथ जो है एक्सचेंज कर लो इन्फॉर्मेशन को, तो उससे भी आपको लॉ का पता चल जाएगा। ठीक है। फिर इंटरनल रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है। कंप्लायंस असेसमेंट कर लो, चेक कर लो, उससे पता चल जाएगा कुछ नए भी एप्लीकेबल होने वाले हैं क्या। कंपनी को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, कंपनी जो है उसको शुड कीप अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। कैसे करेगी? सीएस को अपॉइंट करके। लीगल टीम जो है वो कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करेगी इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की कुछ जो भी हो रहा है, लॉज आ रहे हैं उससे कंपनी में कोई चेंजेस, कंपनी में कोई इफेक्ट हो रहा है क्या। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लॉ को। पब्लिश करना है कंप्लायंस पॉलिसी सपोर्टेड बाय दीज थिंग, दैट्स फाइन। और ये वाला इजी था, विच इज़ दैट एवरी मोड ऑफ बिजनेस नीड्स टू ओबे वेरियस लॉज डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस एरिया एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मेरे को पता नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा अभी, इतना मेरे को याद हो रहा है फ़िलहाल, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं याद हो रहा। मे बी नेक्स्ट रिविजन करूँगी तब शायद कुछ दिमाग में जाए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप रिवाइजिंग ऑन, अदरवाइज इट विल नॉट really, you will not recollect it if you're not keep on revising this. So you have to keep this, you have to keep the revision on and on, okay. चलो, तो अभी कितना याद आ रहा है, कितना अपने को समझ में आ रहा है वो देखते हैं। कि मुझे अगर आइडेंटिफिकेशन या किसी भी कंपनी को, अगर या जनरल पब्लिक को आइडेंटिफिकेशन करना है कि एप्लीकेबल लॉज क्या होंगे, तो क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे चीज़ों से पता चलेगी। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हर बिजनेस होती है ना, उसको वेरियस लॉ फॉलो करने की ज़रूरत होती है। डिपेंड करता है लॉ कौन सा फॉलो करना है, कंपनी की साइज़ पे, कंपनी के नेचर पे, कंपनी के बिजनेस पे, एक्टिविटीज़ पे, लॉट ऑफ थिंग। सिमिलरली इससे हमको ये समझ गया नेचर, लोकेशन, एप्लीकेबल लॉ की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो होती है वेरी करती है फ्रॉम ऑपरेशन टू ऑपरेशन बेस्ड ऑन नेचर, लोकेशन एप्लीकेबल लॉज। मैं इतना ही कर रही हूँ, ठीक है, वेरी करती है विद दीज थिंग, ठीक है, ओके। ensuring compliance of applicable law, company should do this, publish compliance policy, इन्वेंट्री बोल दिया, एंड एक शेयर रिलेटेड कुछ पॉइंट था, तो ये हो गया, ओके। सब कुछ मोस्टली हो गया है, एक ये भी कर दो, इसको ही क्यों छोड़ना है फिर। चलो, मोस्टली वी हैव कवर्ड, नाउ वी आर रेडी टू लर्न इट। We have to learn it, na? Do we have to? We understood the concept now, but we have to learn it also, na? So that you can write an exam also. That is the most important thing. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज कैसे करना है जनरल पब्लिक को। तो सबसे पहले मेरे को जो याद आ रहा है वो बोल रही हूँ, जो रेगुलेटर्स है जैसे आरबीआई, सेबी होगा, ये लोग अपने मास्टर सर्कुलर, मास्टर डेटा में, ये लोग सर्कुलर था, एक मास्टर सर्कुलर था, मास्टर डायरेक्शन था, तो ये लोग अपने मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से जो भी डाउट हो जाते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेल्प होता है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ की, इसके में क्या लॉ लगेंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकेंड की लीगल टीम जो है वो कंटिन्यूसली जो है इफेक्ट बताएगी, चेंजेस, इफेक्ट ऑफ चेंजेस अगर कुछ भी हो रहे हैं कंपनी के होल्डिंग सब्सिडी पे। अच्छा, समझने की कोशिश करना, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। कल को यू गाना भी है कंपनी सेक्रेटरी, राइट। यू गाना मतलब यह अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं। अगर आप तीनों ग्रुप दे रहे, दो जितने भी, जिसके जो भी बचे बन रहे हैं, लेट्स से 2 घंटे बाकी है बस कंपनी सेक्रेटरी बनने में, तो लेट्स से नाउ वी आर अ कंपनी सेक्रेटरी। छोड़ो ना कल की भी क्यों बात करना। सो नाउ वी अंडरस्टूड वी आर अ कंपनी सेक्रेटरी, ओके ओके, गुड गुड गुड, वेरी नाइस। नाउ
सो वी आर अ कंपनी सेक्रेटरी, वी आर सिटिंग इन अपना एक रो है पूरा, समझ रहे हो, अपना एक ऑफिस है, अपने मेरे अंडर 5-6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, हम लोग एक लीगल टीम है हमारी, ठीक है, 15-20 लोग की एक लीगल टीम है। अब लीगल टीम क्या करेगी, लीगल टीम का क्या है, क्या समोसा खाने जा रहे हो तो बड़ा पाव, नहीं, हमको ये देखना है कि अच्छा जो भी नए नए रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, जो भी है, इससे कंपनी पे कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, अच्छा कंपनी की होल्डिंग कंपनी उस पर कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, अच्छा कंपनी की सब्सिडरी कंपनी उस पर कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, ये चीज़ें लीगल टीम को करना है। इसकी वजह से भी हम एप्लीकेबल लॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमसे रिलेटेड हो गई। एक चीज़ें हमने आरबीआई और सेबी से रिलेट करके बोल दी कि वो लोग जो सर्कुलर बनाएंगे, वो लोग जो मास्टर डेटा मास्टर सर्कुलर बनाएंगे, मास्टर डायरेक्शन बनाएंगे, उससे भी हम एप्लीकेबल लॉज को पता कर सकते हैं। तो ये दो चीज़, एक तो वो लोग करें, एक हम कर रहे हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई। फिर तो ये दोनों तो रेडी हो गया अपना। अब इधर आ जाओ, ये वाले पार्ट पे आ जाओ। इसमें से पहला वाला पॉइंट इज़ वेरी इजी कि हर एक बिजनेस को बहुत सारे लॉज को ओबे करना होता है, लेकिन कौन से लॉज को ओबे करना है वो डिपेंड करता है कि बिजनेस क्या है, एरिया क्या है और एक्टिविटीज़ क्या है कंपनी की, ठीक है। उसके बाद इसी पॉइंट को रिलेट कर लिया था मैंने इससे कि नेचर क्या है, लोकेशन क्या है, एप्लीकेबल लॉज क्या है, उससे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट पता चलता है। सेम हो गया ना, बिजनेस एरिया, एक्टिविटी, नेचर, लोकेशन, एप्लीकेबल लॉज, ठीक है। ये दो पॉइंट भी कनेक्ट हो गए, तो 4 पॉइंट बन गए हमारे। तो इफ़ आई नाउ हैव टू सी दिस 1 पॉइंट, नाउ सेकेंड मेरा ये होगा, थर्ड मेरा ये होगा, फोर्थ मेरा ये होगा, ठीक है। मुझे जो भाई हो रहा है, जो मेरे को जिस तरह से याद हो रहा है। फिफ्थ मेरा ये होगा दैट कंपनी शुड कीप अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन compliance requirement. So the next one is for ensuring compliance of the applicable laws. Company has to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 things. What is that? कि inventory बनाना है, publish करना है compliance policy in these, supported by, okay, fair enough. Exchange करना है information with legal team, compliance officer, functional head, so they can also get just out of it. शेयर रिलेटेड एजेंडा है, मिनट्स कुछ है मीटिंग के तो वो बता दो, इंटरनल रिपोर्ट है तो वो बता दो। सो कंप्लायंस असेसमेंट करके, इंटरनल रिपोर्ट करके, सो व्हाट एग्जैक्टली विल गेट आउट ऑफ इट, यू विल गेट आउट ऑफ द जस्ट आउट ऑफ इट फॉर द एप्लीकेबल लॉज। देन कंपनी शुड कीप अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस रिपोर्ट, और ये 2 पॉइंट तो गए थे, तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद, आई थिंक वर्किंग पेपर आया क्या, नहीं। देन देर इज़ अ क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट, इसके 2 पेज है, फिर सारे पेज वर्किंग पेपर के, फिर लास्ट में 2 पेज है। तो वर्किंग पेपर एक बार ख़त्म तो अपना पोर्शन ख़त्म। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी अच्छे से, वेरी नाइसली, बिकॉज आई थिंक दिस कैन कम इन द एग्जाम। दिस इज़ वेरी 5 स्टार वाला, बहुत ही 10 स्टार है ये एक्चुअली। दिस कैन कम इन अवर एग्जाम, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट। नाउ क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट, वी आर डोंट लूज योर रूट्स, ओके। हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग टॉपिक का नाम है ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये है चैप्टर का नाम, ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। की डॉक्यूमेंटेशन के लिए करना है या ऑडिट प्रोसेस के लिए करना है, तो ये ऑडिट प्रोसेस के पार्ट में आ जाएगा ना, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो मास्टर चेकलिस्ट, उस हिसाब से आप ऑडिट करोगे। तो सबसे पहले आपका पॉइंट आ गया एंटाइटी का ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंटाइटीज ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड मैटर्स ऑफ शेयर होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा, रिव्यू ऑफ कंट्रोल आप कैसे करोगे। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ठीक से समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी ठीक है, मैटर ऑफ शेयर होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ये 3 पॉइंट भी ठीक है, चलो सिमिलर हो गई। रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट में इसको आईसीएम बोल दो, ठीक है। और एंटाइटी का ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन समझने की कोशिश करना। तो अब इस पॉइंटर्स को 5 पॉइंट है टोटल, 1 बाय 1 जाते हैं। एंटाइटीज ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो एंटाइटी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस देती है, वो समझ के लो, ठीक है। क्योंकि आप क्या बना रहे हो, क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट, या आप चेकलिस्ट बना रहे हो, दैट दीज आर द थिंग्स दैट हैव टू बी गेट इन्फॉर्मेशन ऑन। तो आपने चेकलिस्ट बनाई, हमने सबसे पहले ये लिख दिया कि एंटाइटी क्या प्रोडक्ट, हमने ये कहीं तो देखा था ना कि हम एक्टिविटी चेक करेंगे एंटाइटी का, सी हमने पास्ट में किया है, वो किया हुआ है। एंटाइटी का हम एक्टिविटी चेक करेंगे, कहाँ दिया देखा था, ये देखा था हमने जब हम प्रिलिमिनरी बना रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमने ये देखा था, हम प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन के टाइम पे हम कंपनी की एक्टिविटी क्या है, फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो चेक करेंगे, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेक करेंगे, अपना वही पॉइंट बन गया। उसके बाद देखते हैं अगर कुछ मिक्स होता है तो, बट अभी तक कि मुझे इतना समझ में आया है कि कंपनी की एक्टिविटी आप चेक करो, आप ये चेक करो कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और क्या सर्विसेज डिलीवर करती है कंपनी, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट ये देखा
स्टैट्यूटरी स्टेटस, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का एज पर MOA. Shall I mark this one? Shall I mark this one? कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है एज पर MOA. ठीक है. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का. डिटेल्स ऑफ प्रमोटर, कैपिटल स्ट्रक्चर मार्क कर लो. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है. प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स के बारे में बोला है. डिटेल्स ऑफ, अब मैं उतना तो नहीं जाने वाली भाई. प्रमोटर एंड डायरेक्टर कट किया इसको. फिर डिटेल्स ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर, उसके साथ साथ डिटेल्स ऑफ इसको भी कट करो. सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, ये वो. फिर डिटेल्स ऑफ KMP, RPT को भी डिटेल्स में काउंट कर लो. तो इन लोगों के तो मुझे डिटेल लगेंगे. डिटेल मुझे किन लोगों के लगेंगे. प्रमोटर डायरेक्टर के, सब्सिडरी के, जॉइंट वेंचर्स के, एसोसिएट कंपनी के. तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ. सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे डाल दिया. ठीक है. फिर RPT तो भाई समझ में ही आ रहा है. RPT लिख दिया यहाँ पे. एसोसिएट कंपनी, ये भूल ना जाओ. RPT लिख दिया है. KMP लिख दो और ख़त्म हो गया. एक लाइन में आपका आंसर आ गया. ठीक है. फिर फंक्शनल हेड ऑडिट कमेटी, मतलब मेरे को करना नहीं चाहिए था क्या, बिकॉज घचपुच हो गया, बट ठीक है. बट डिड आई अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम देयर कि डिटेल्स तो मुझे किसका चाहिए. प्रमोटर डायरेक्टर का, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर का, एसोसिएट कंपनी का, RPT का, KMP का, फंक्शनल हेड का, ऑडिट कमेटी का. ठीक है. तो इतना मुझे समझ में आ गया कि मुझे ऑब्जेक्ट देखना है कंपनी का, कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है, और मुझे इन लोगों के बारे में डिटेल्स चाहिए. मैं ये देखना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है या कौन सा सर्विस डिलीवर्ड हुआ है बाय द कंपनी, ये देखना चाहती हूँ. फिर ऑब्जर्वेशन क्या है ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑडिट का ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं वो देखना चाहती हूँ. तो इससे क्या हो जाएगा, ये मुझे कुछ मिल गया है दैट एंटाइटी का ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कंपनी एंटाइटी जो है वो कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, कौन से सर्विस वो दे रही है. ठीक है. ये चेकलिस्ट बना रही हूँ मैं कि ये सब चीज़ों पे मुझे इन्फॉर्मेशन निकालना है. कंपनी का RPT क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, डिटेल्स चाहिए मुझे कंपनी की, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी के बारे में, RPT के बारे में, KMP के बारे में, ऑडिट कमेटी के बारे में, और कौन था, फंक्शनल हेड्स के बारे में. तो ये सब डिटेल्स चाहिए. तो ये मैंने चेकलिस्ट बना लिया, इसको एक साइड कर दिया. ये हो गया एंटाइटी ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड. फिर मैं आई दूसरे पे. फिर मैंने देखा कि अब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कुछ चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी. ठीक है. फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कुछ चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी. फाइनेंशियल मतलब तो रिपोर्ट आ गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट. ठीक है. फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो यही सब आ गए ना. रिपोर्टिंग ये सारे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट ये सारे रिपोर्ट हो गए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया. ठीक है. नाउ दीज आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका वो फोकस करता है फाइनेंशियल ऑडिट पे. तो चेकलिस्ट आपका क्या कवर करेगा, चेंजेस कवर करेगा लॉ में, रेगुलेशन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. ठीक है. इतना समझ में आया क्या कि जब हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें, हम मास्टर चेकलिस्ट बना रहे हैं. तो हम साइड में लिख देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, फाइल हुआ है क्या रेगुलेटर के साथ, तो उसमें टिक मार्क करना है बाद में. लेकिन प्राइमरी, ये जो रिपोर्ट है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है. इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हाँ कंपनी में क्या चीज़ें हो रही है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट पे ऑब्वियसली फोकस करेगा. चेकलिस्ट के, अगर आप चेकलिस्ट करते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि लॉ में, रेगुलेशन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस आए हैं क्या. अब नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में क्या होगा, जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, वो आप चेक करोगे. तो मेरे ख्याल से ना आपको ये पॉइंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पढ़ना और इतना पढ़ना. फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इतना लिखना कि फाइनेंशियल में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है. नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आता है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रोसीजरल, कंप्लायंस रिपोर्टिंग, ये सब बनता है. ठीक है. मोर देन इनफ है आई गेस. इतना पॉइंट लिख दिया, याद रहा तो भी, वही तो बात है ना, याद रहना चाहिए. फिर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या होता है बेटा. लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो होता है ना, वो कंपनी के नेचर और कंपनी के स्टेटस पे डिपेंड करता है. हर एक कंपनी का लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अलग होता है. एंड चेकलिस्ट शुड कवर सेक्शन वाइज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. इसका मुझे पढ़ने का ज़रूरत है क्या, नहीं, मुझे सिर्फ पॉइंट पढ़ना है एग्जाम के टाइम. मेरे पास टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए. मैटर्स ऑफ शेयर होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट की फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे हमको पता चलेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है.
ठीक है। फैक्टर्स इंडिकेटिंग इंटरेस्ट, पब्लिक मतलब पब्लिक डिपॉजिट है, लोन ले रहे हो, एडवांस ले रहे हो, डिविडेंड ले रहे हो, CSR कर रहे हो, मीडिया एक्सेट्रा, दीज आर द पब्लिक मैटर्स। इससे रिलेटेड चेकलिस्ट आप तैयार करो। ये पब्लिक मैटर्स है ना भाई, पब्लिक डिपॉजिट, लोन, डिविडेंड, ये ऐसा पब्लिक का ही है ना। ऑडिट टीम जो है, मैटर्स ऑफ शेयर होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट हो गया। अब शेयर होल्डर, तो ऑडिट टीम जो है वो आइडेंटिफाई करेगी एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट इन कंपनीज एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट टीम जो है वो आइडेंटिफाई करेगी कि शेयर होल्डर का और पब्लिक इंटरेस्ट का कंपनी की एक्टिविटी में कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिससे हमारे 4 पॉइंट कवर हो गए। अब 5वां पॉइंट है विच इज़ रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट विच वी कैन डू राइट नाउ। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। यहाँ पे हमने लिखा क्यों नहीं है इसे। हो गया मस्ती है ना। चलो अब पढ़ाई कर ले, क्या करना पड़ेगा ना, करते हैं क्या। हा वेरी फनी। दिस इज नंबर 2 है। सो रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज दैट बेटा, रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। आप कंट्रोल एनवायरनमेंट जो आपका ICM सिस्टम है, ये चीज़ों को आप रिव्यू करना चाहते हो, ये चीज़ों को आप रिव्यू करना चाहते हो, जिसके लिए आप चेकलिस्ट बनाओगे। जस्ट सोचना दिमाग में, मैंने अभी तक देखा नहीं है चीज़ें, जस्ट सोच के बताना। अगर आपको इंटरनल कंट्रोल चेक करना होगा, रिव्यू करना होगा, तो उसके लिए आप क्या क्या चेक करोगे। छोड़ दो, मेरे को नहीं पता आंसर क्या है, मेरे को नहीं पता आप क्या चेक करोगे। इंटरनल कंट्रोल आपको चेक करना है किसी कंपनी का, किसी कंपनी का, ऑब्वियसली किसी कंपनी का आपको इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, तो आप क्या देखोगे कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कंपनी की हायरार्की क्या है, इंटरनल कंट्रोल कंपनी का HR पॉलिसी कैसा है। बड़ी कंपनी की बात करें तो क्या देखोगे इंटरनल कंट्रोल में, कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या सीन है, विसल ब्लोअर का क्या सीन है, विजिल मैकेनिज्म का क्या सीन है, और क्या चेक करोगे इंटरनल कंट्रोल के बारे में। इतनी सारी चीज़ें, ये चीज़ें चेक कर लेंगे, काफ़ी हो गई ना। रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो यही कर रहे हैं हम, रिव्यू करें कि कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा होगा कंपनी का। उसके लिए हम लोग मास्टर चेकलिस्ट बनाए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, देखना कि बेस्ड ऑन कंट्रोल एनवायरनमेंट, ऑडिट टीम जो है बेस्ड ऑन कंट्रोल एनवायरनमेंट की कंट्रोल कैसा है कंपनी का, उस हिसाब से ऑडिट टीम जो है वुड कम टू द कंक्लूजन वेदर जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है कंपनी का, वेदर इट इज़ रिलायबल, जस्टिफिएबल एज पर साइज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी और नॉट। तो बेसिकली हर कंपनी में कुछ ना कुछ तो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। क्या आप कंपनी में सिगरेट पीते पीते कॉल रिसीव कर सकते हो? क्या आप कंपनी में ड्रिंक कर सकते हो? क्या आप किसी कंपनी में ये होता है कि आप शॉर्ट्स पहन के नहीं आ सकते? whether you're a girl, you're a boy, किसी कंपनी में क्या, most of the company we have to wear formals, okay? So we can't wear jeans also in some of the companies, not talking about all the companies, but these are the uniformities, these are the principle that is being set by that company, right? तो यही बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि कंट्रोल एनवायरनमेंट से आप ये समझ में आ जाएगा आपको कि कंपनी जो है वो कितनी रिलायबल है, कितनी जस्टिफिएबल है एज पर साइज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है। नाउ डिटरमाइन स्पेसिफिक कंपोनेंट कि आपका जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना, वो डिटरमाइन करता है स्पेसिफिक कंपोनेंट की कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है कंपनी में, उसको डिक्रीज करना है क्या, उसको इंक्रीज करना है क्या। इनइफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम एंड कंट्रोल, कि आपका जो आपको डिटरमाइन करना है बेसिकली रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, आपको डिटरमाइन करना है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट आपको इंक्रीज या डिक्रीज करने की ज़रूरत है क्या, जिससे इफेक्ट पड़ेगा किस पे, सिस्टम एंड कंट्रोल पे। नहीं याद होगा ना पॉइंट, वो पहला वाला याद होगा ना कि कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, वो रिलायबल जस्टिफाइबल है या नहीं, ये वाला तो याद होगा। ठीक, कोई बात नहीं। Now your checklist shall contain point of philosophy, management characteristics, operation style, commitment, disclosures and reporting। अच्छा, मैंने कहा था ना कंपनी के ICM पे देखना है, तो कंपनी का ICM मतलब इंटरनल कंट्रोल, मतलब कंपनी कितना अच्छे से डिस्क्लोजर दे रही है, कंपनी का कमिटमेंट, कंपनी का ऑपरेशन, कंपनी का मैनेजमेंट। फिलोसॉफी कहाँ से आया, आई हैव नो फकिंग आइडिया ऑन दैट। नाउ एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू कंट्रोल, की मैनेजमेंट का जो एबिलिटी है
कंट्रोल करना, क्या ऑपरेशन, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, मेथड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कैसा है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे मास्टर चेकलिस्ट। तो आप मास्टर चेकलिस्ट जब आपको बनाना है तो आप रिव्यू करोगे कंट्रोल एनवायरनमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने क्या मास्टर चेकलिस्ट कैसे बनाना है वो देखा नहीं, हमने ये देखा कि अगर हमको मास्टर चेकलिस्ट बनाना है तो हम किन चीज़ों पे ध्यान देंगे। हम देखेंगे कि एंटाइटी का ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देंगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पे, मैटर्स ऑफ शेयर होल्डर पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से हम अपने बनाएंगे। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ वन हमने देखा दैट ये पॉइंट 3 तो मुझे याद हो गए कि बेस्ड ऑन द कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑडिट टीम वुड कम टू द कंक्लूजन वेदर रिलायबल, वेदर जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है इज जस्टिफिएबल, रिलायबल एज पर द साइज ऑफ एंड द कंपनीज ऑपरेशन और नॉट। फिर मुझे एक और चीज़ समझे कि चेकलिस्ट आपका ये भी कंटेन होनी चाहिए चीज़ें कि डिस्क्लोजर, कमिटमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट का एबिलिटी होना चाहिए टू कंट्रोल दीज 4 थिंग। ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या, ऑसम बना ले, सोम ऑसम बना लेते हैं, ऑसम, ऑसम। तो दिस इज बट एम 2 है ना, एस थोड़ी है, तो ऑसम स्पेलिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या फिर ओम बना सकते हो बट ओम्स नहीं होगा वो, ठीक है छोड़ो, डजन मत टू रे। सो ऑपरेशन, सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड मेथड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑसम देख लिया हमने, एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू डू कंट्रोल ऑसम, ऑपरेशन, सुपरविजन, मेथड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटरिंग, इतना याद हो गया। अब ये वाला जो है ये याद कर लो, दैट डिटरमाइन स्पेसिफिक कंपोनेंट की, डिटरमाइन की स्पेसिफिक कंपोनेंट को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। तो ये हो गया हमारा रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। सिमिलरली वी हैव डन टिल व्हाट, वी हैव डन की क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट कैसे होगा। माय थ्रोट हैज लिटरली गॉन at the worst level right now. I'm continuing speaking from past 1.5 hours. Now I understand कि टीचर्स को लिटरली कितनी प्रॉब्लम होती है 1.5-2 घंटे का लेक्चर देने में। So finally we have come to our main topic which is working papers. Working papers में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, या तो आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट से आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी आ चुका है तो देर इज़ अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कमिंग। ऑडिट प्रोग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑडिट प्रोग्राम से आता है, मास्टर चेकलिस्ट से आ सकता है, इंटरव्यू से आ सकता है, क्वेश्चन से आई डाउट, प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन आ सकता है। ये आया था तो अभी ये वाले एग्जाम में आने के लेस चांसेस है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट हो गया। नाउ वी हैव मूव फॉरवर्डेड टू व्हाट, वी हैव मूव फॉरवर्ड टू वर्किंग पेपर्स। तो वर्किंग पेपर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होता है वर्किंग पेपर में, स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर्स क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर्स क्या होता है, फिर वर्किंग पेपर के केस में ऑडिट ट्रायल क्या होता है, एंड वर्किंग पेपर रिव्यू क्या होता है। तो यहाँ तक हमको कुछ करना है, इसके बाद भी कुछ है क्या, फाइलिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग पेपर क्या होता है। इसको करने के बाद आई गेस अपना सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो कि करना है, बाकी वी आर डन विद दिस। तो वी हैव कम टू अवर मेन पॉइंट विच इज़ वर्किंग पेपर। आई डोंट नो वेदर शुड आई गो फॉरवर्ड और नॉट, बट दिस इज़ वेरी ट्रिकी राइट नाउ। चलो फिर भी विल डू दैट। Let me just again drink a water. I'm literally thirsty. Meanwhile, if you want to note this down or take a screenshot of it and take it, I don't mind doing it. पढ़ लो इसको, देखो वर्किंग पेपर्स में क्या क्या लिखा है, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। Alright, so again with the same enthusiasm, same this thing, we have to rise up. So guys, what are we doing? Are we doing working paper? What is working paper? So working paper क्या होता है? डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू वर्क। अच्छा ये तो मैं बता सकती हूँ आपको वर्किंग पेपर क्या होता है। बेसिकली एक जिस्ट लेने की कोशिश करना, रेड मूवी याद है सबको, रेड मूवी में इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन बन रहे थे ड्यूरिंग दैट ऑडिट, जो वो कर रहा था अजय देवगन, इतने सारे डॉक्यूमेंट बन रहे थे भाई साहब, इतने सारे डॉक्यूमेंट, वो क्या था, दैट वाज वर्किंग पेपर।
during the audit you're maintaining things, you're maintaining paper, you're doing cross referencing of working paper. 3 टाइप के वर्किंग पेपर होते हैं, आप वो जो बना रहे हो, दीज आर ऑल वर्किंग पेपर। और वर्किंग पेपर में क्या क्या आगे आएगा वो हम देखते हैं। तो अब वर्किंग पेपर का एक जिस्ट समझ गया होगा, दैट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर, ऑलरेडी वो परफॉर्म कर चुका है, ठीक है। नाउ वर्किंग पेपर जो है वो कनेक्ट करती है लिंक बिटवीन ऑडिट असाइनमेंट, ऑडिट फील्ड वर्क एंड फाइनल रिपोर्ट। मतलब 3 चीज़ें आएगी कि ऑडिट असाइनमेंट क्या मिला था, ऑडिट फील्ड वर्क में क्या हुआ है एंड फाइनल रिपोर्ट क्या हुआ है। तो दिस कनेक्ट द लिंक, ऑडिट जो वर्किंग पेपर है, दिस कनेक्ट द लिंक बिटवीन दीज 3। नाउ ऑडिटर जो है, ऑडिटर्स रीजन टू कंक्लूजन, ये होता है वर्किंग पेपर में। प्रिपेयर्ड एंड रिटेन्ड बाय ऑडिटर यूज टू, वर्किंग पेपर जो होता है बेसिकली प्रिपेयर्ड एंड रिटेन्ड बाय ऑडिटर यूज टू सपोर्ट ऑडिट वर्क डन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। वो प्रिपेयर करेगा ऑडिट के वर्किंग पेपर को रिटेन करेगा इन ऑर्डर टू शो दैट कि जो काम मैंने किया है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ किया है। इंक्लूड्स ऑल एविडेंस गैदर्ड बाय द ऑडिटर। अच्छा क्या हो गया मुझे, अच्छा मुझे एक बात बताना, ठीक है। अजय देवगन जो उधर था, जो उधर ऑडिट कर रहा था, तो उसने क्या किया था, वो क्या मच्छर मार रहा था क्या उसके घर पे? नहीं, वो क्या कर रहा था, वो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ये एविडेंस है, देखो इसमें इतने सोने लिए, इसमें इतने लिए, ये एविडेंस से ये पता चलता है, ये पेपर से ये पता चलता है। तो क्या था, वो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो इंक्लूड ऑल एविडेंस गैदर्ड बाय, तो वो जो वर्किंग पेपर था उसमें सारे एविडेंस थे। तो वर्किंग पेपर इंक्लूड ऑल एविडेंस गैदर्ड बाय द ऑडिटर वेदर ऑडिट वाज, अब वो क्या बताएगा एविडेंस की, बताओ मुझे ज़रा प्रॉपर्ली। कैरी किया क्या आपने जैसा प्लान किया था ऑडिट, फिर एडिक्वेट सुपरवाइज किया क्या, रिव्यू किया क्या सारी चीज़ें, एविडेंस जो आपने रखा है अपने खाते में वो सफिशिएंट है क्या। नाउ वर्किंग पेपर शुड बी कंप्लीट एंड कंसाइज होना चाहिए। तो अगेन मेरी चीज़ एक बात याद रखना, वर्किंग पेपर में आप सारे इन्फॉर्मेशन स्क्रैप नहीं भरोगे कि इसके 2 भांजे हैं, इसके, अरे ठीक है, दैट्स अ फैमिली चार्ट, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर कि स्क्रैप नहीं लिखना है, मटेरियल बेसिस पे लिखना है आपको इन्फॉर्मेशन वर्किंग पेपर पे। तो वर्किंग पेपर्स में इंक्लूड दीज फॉलोइंग थिंग्स, लेट मी जस्ट जूमोफाई दिस वन, ठीक। वर्किंग पेपर में इंक्लूड प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑडिट प्रोग्राम्स। अच्छा मुझे एक बात बताना, छोड़ दो, आप सबसे पहले ऑडिट करते हो तो आपके पास क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग आप करते हो ना, है ना। ऑडिट प्लानिंग करोगे तो ऑडिट प्लानिंग से आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट होगे ना ऑडिट प्लानिंग के, तो वो वर्किंग पेपर में आ जाएगा। इंटरनल कंट्रोल आपने जो भी किया है उसके लिए वो आ जाएगा वर्किंग पेपर में। क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट्स, चेकलिस्ट, ये सब आ जाएगा। आपने नोट्स एंड मिनट्स जो है वो वर्किंग पेपर में आ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डेटा वर्किंग पेपर में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डेटा आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज कंपनी की, रिजल्ट ऑफ कंट्रोल इवैल्यूएशंस, देन रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी आपका आ जाएगा वर्किंग पेपर्स में, एंड ऑडिट करस्पॉन्डेंस। इसमें से कितना याद हुआ मुझे, जितना याद हुआ मुझे इतना ही सिर्फ याद हो रहा है कि प्लानिंग डॉक्यूमेंट जो है ऑडिट प्रोग्राम्स के, प्लानिंग डॉक्यूमेंट है जो एंड ऑडिट प्रोग्राम्स जो है वो आ जाएगा आपका वर्किंग पेपर्स में, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल आ जाएगा, नोट्स, मिनट्स, एजेंडा, फिर कॉपीज ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल दिस रिजल्ट ऑफ कंट्रोल। आपको जितना याद हो रहा है उतना ही लिखो, आई कैन नॉट फोर्स यू। मुझे जितना याद हुआ वो मैं बता देती हूँ आपको, बिकॉज क्या मतलब क्या कर सकते हैं, सब थोड़ी याद करके बैठ सकते हैं। प्लानिंग डॉक्यूमेंट एंड ऑडिट प्रोग्राम कितना याद हुआ, आईसी याद हुआ, क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट याद हुआ, नोट्स एंड मिनट्स, ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, इंपॉर्टेंट डेटा, रिजल्ट ऑफ कंट्रोल इवैल्यूएशन, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, इतना मुझे याद हो गया। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस, तो इतना मुझे याद हो गया, मैं इतना ही लिखूंगी, अभी नहीं ज़्यादा लिख सकते ना भाई, नहीं याद हो रहा है तो क्या करें, जान लोगे क्या बच्चों की। इतना ही याद हो रहा है, इतना देख लो आप लोग भी। मेरा गला दुख रहा है बहुत ज़्यादा, सोच रही हूँ कराओ या छोड़ दो, बट अभी ज़िम्मा लिया है तो लेट्स डू दैट। इट्स 10:30 at night, I haven't had my dinner yet, so I'm thinking what should I do, but let's get this done. No wonder how much time it takes. Let's get this done. समझ रहा है इतना?
वर्किंग पेपर में आपका जो भी प्लानिंग आपने किया था, ऑडिट प्लानिंग, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट्स, इंटरनल कंट्रोल के नोट्स एंड मिनट्स, एजेंडा, रिजल्ट, रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नाउ क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होता है बेटा? क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होता है यहाँ पे देखना, दैट वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड यूजिंग अप्रोप्रिएट, वर्किंग पेपर जो है ना वो आप प्रिपेयर करोगे यूजिंग अप्रोप्रिएट क्रॉस रेफरेंसिंग, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी। नॉट नेसेसरी टू क्रॉस रेफर ऑल द वर्क पेपर्स, लेकिन जो प्राइमरी वर्क पेपर है, जो प्राइमरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस रेफरेंस आप दे दो। Cross reference to supporting working papers provide additional information regarding audit procedure, result, conclusion, dates. Used to refer information useful in more than one place. ठीक है. Encourage conciseness. Only single copy of working paper should be placed in working file for cross referencing. रीडिंग है, खुद भी कर सकते हो. स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर. तो बेसिकली जब हम स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर की बात करते हैं ना, तो होता है एक जनरल फाइल, एक होता है वर्क पेपर फाइल, एक होता है फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए. फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब वो वर्किंग पेपर आप यूज़ करोगे जब आप नेक्स्ट ऑडिट करने जाओगे ना, तो आप देखोगे कि इस ऑडिट में मैंने क्या गलती की थी, उसको आप चाहिए तो आप फ्यूचर में रेफर कर सकते हो. दैट इज़ फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ जनरल फाइल एंड व्हाट इज़ वर्क पेपर फाइल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इधर पे देखना, वर्क पेपर में इंश्योर ऑडिट गोइंग इन राइट डायरेक्शन प्लस टाइमली कंप्लीशन होगा. वर्क पेपर फाइल क्या होता है? डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर होता है वर्क पेपर फाइल में, एंड डिटेल्ड ऑडिट वर्किंग पेपर्स होता है. तो वर्क पेपर जो होता है बेसिकली इंश्योर करता है कि ऑडिट जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, टाइमली कंप्लीट हो जाएगा. जनरल फाइल क्या होता है इसका, वर्किंग पेपर का? तो की इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग, रिपोर्टिंग, प्रोग्राम्स, ड्राफ्ट एंड फाइनल रिपोर्ट. ये क्या बोला? जनरल फाइल की इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट की इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ ऑडिट, तो प्लानिंग, रिपोर्टिंग, प्रोग्राम्स, कमेंट्स फॉर नेक्स्ट लेवल, ड्राफ्ट एंड फाइनल रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें. फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशन में ये बताता है, एनकरेज टू डॉक्यूमेंट एंड डेवलप फ्यूचर ऑडिट आइडियाज एंड टू इंक्लूड कमेंट्स फॉर द नेक्स्ट ऑडिट सेक्शन ऑफ द जनरल फाइल. सो दीज आर योर standard working paper, that is general file, working paper file and future audit consideration. फिर we have to do types of working paper here and we left with audit trail and working. ये बहुत ज़्यादा है यार, अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है. I know but what can be done. चलो फिर मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ 2 मिनट. I've generally waited for like 5 minutes so that I can able to speak. It really takes a lot of effort. Genuinely, it takes a lot of effort to continuously speak for like 1.5 hours also. I'm just really wondering how these teachers take marathon. Trust me on that. And genuinely, if you really like the video, if really it's helpful for you, kindly share it, kindly, you know, like it, and kindly appreciate it, because it takes a lot of hard work, and your appreciation makes my day. Your appreciation is my motivation, to be honest, for making such videos. My only motto is that so every students can reach out who cannot take a class or something like that, who can at least learn something. Just spreading knowledge, that's my wish. चलो छोड़ो वो सब चीज़ों को. अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर कर रहे हैं. वर्किंग पेपर 2 टाइप का होगा, परमानेंट होगा या फिर करंट ऑडिट फाइल होगा. ये वाला अभी लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए कि करंट ऑडिट फाइल क्या है, और ये ऐसी लिस्ट है जो याद नहीं, मुश्किल है मतलब. तो इस बार हो सकता है कि परमानेंट फाइल आ जाए, क्योंकि एग्जाम्स में ये पैटर्न देखे कि मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा रिटर्न नहीं हो रहे, ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहे क्वेश्चन प्रीवियस के. तो पॉसिबिलिटी कि टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर आ जाए तो दोनों लिखना बढ़िया है. टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर में से परमानेंट फाइल वाला पूछ ले. तो अब मुझे एक बात बताना, परमानेंट फाइल की हम परमानेंट क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन से वर्किंग पेपर है जो हम परमानेंटली रखने की कोशिश करेंगे? तो कंपनी का जो भी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एमओए, एओए, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, एक तो ये वाला हो गया. ठीक है. कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका बिजनेस, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट डिटेल्स, कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर, उसका ग्रुप एंड एसोसिएटेड कंपनीज. ठीक है, इतना समझा. नाउ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉन्टेनिंग, जो कि एक ऐसे कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि दैट हैज़ कॉन्टेनिंग इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस टू द ऑडिटर, जैसे कि लेटर ऑफ एंगेजमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन,
for appointment, record of communication with retiring auditor. So you know one thing over here, if you have studied chapter 8 का CSAS 1, तो उसमें एक पॉइंट है कि जब आप कोई भी असाइनमेंट लेते हो एज अ ऑडिटर, तो हैव टू मेक श्योर कि आपको रिटर्न कम्युनिकेशन करना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर के साथ. So that is relating with this point that record of communication with retiring auditor, communicate करना पड़ेगा आपको, उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा. That is this. Royalty agreement और technical collaboration and copies of important legal document. फिर है टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर ना, तो ये परमानेंट वाले में बात कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट डिटेल्स, कंपनी के डिपार्टमेंट, सब डिविजन्स, ये हमको अब रखना पड़ेगा परमानेंटली. लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स विथ लोकेशन, कि कंपनी के कितने सारे बुक हैं, कौन से रिकॉर्ड है कंपनी के पास, किस लोकेशन पे है, उसका डिटेल्स रखना पड़ेगा. हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रख लो. एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो एंड ट्रेंड्स कुछ चल रहा है. आईसी कंपनी का, कंपनी के बैंकर्स, एडवाइजर्स, मर्चेंट बैंकर, ये लोग कौन है, ये सारी डिटेल्स आपको परमानेंट रखनी पड़ेगी. सो दीज आर द वर्किंग पेपर्स दैट यू हैव टू कीप परमानेंटली. नाउ व्हाट आर द करेंट ऑडिट फाइल, ये आया था एग्जाम में, बट देख लो अगर याद कर सको तो. जो याद करने जैसा है ना उसको मार्क कर देते हैं. एक तो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, एक तो है अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, ऑडिट प्लान और प्रोग्राम. ये क्या है, ये करंट ऑडिट फाइल है, ये इंक्लूड्स कि करंट ऑडिट फाइल्स में आपके क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी. ओके. ऑडिट रिव्यू, communication with company, list of responsible persons. ठीक है, तो मुझे इतना याद हो रहा है, अब आपके ऊपर है, आपको इतना याद हो रहा है कि करंट ऑडिट फाइल जो होता है कंपनी का, कि अभी वो ऑडिट कर रही है, तो करंटली उसने क्या क्या देखना है, कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन कंपनी के साथ क्या कर रही है, उसका ऑडिट प्लान प्रोग्राम क्या है, ऑडिट रिव्यू कैसे करने वाली है, ऑडिट रिपोर्ट में सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फॉर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों का बताना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ठीक है. एक्सट्रैक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग जो किया आपने, उसके एक्सट्रैक्ट क्या है, उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग के एक्सट्रैक्ट्स को भी आपको करंट ऑडिट फाइल में रखना पड़ेगा. अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ करंट ईयर वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको ध्यान देनी पड़ेगी. दिस इज हाउ वी हैव डन अवर टाइप्स ऑफ वर्किंग paper which was permanent and current audit file. Now we are doing audit trail. Audit trail क्या होता है basically, देखना. It's a repository of administration and operational. देखना. बेसिकली ऑडिट ट्रायल क्या होता है, तो रिपोजिटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोसेस. आप रिपोजिट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोसेस, दैट इज ऑडिट ट्रायल. एस्टैब्लिश्ड है. ऑडिट ट्रायल क्यों बना है, बेसिकली टू मेंटेन एड इन ऑडिट प्लानिंग के लिए सेंट्रलाइज अवेलेबल डॉक्यूमेंट नॉट इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल ऑडिट फाइल्स, ठीक है. ऑडिट ट्रेल एंड ऑडिट ट्रेल मतलब एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें ऑडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. इन्फॉर्मेशन इन परमानेंट फाइल्स, ओनली इन्फॉर्मेशन दैट के नॉट फिजिबली इंक्लूडेड इन वर्किंग पेपर्स, वो इसमें भी नहीं आएंगे. परमानेंट फाइल ही डालो विद ऑल ऑडिट फॉलो वर्किंग पेपर्स ऑफ ऑडिट. इंडेक्स शुड बी डेवलप फॉर दिस फाइल. वर्किंग पेपर रिव्यू में क्या होता है, दैट रिव्यू आपको हर वर्किंग पेपर का करना ज़रूरी. रिव्यू अगर आप कर रहे हो, रिव्यू ऑफ ऑल वर्किंग पेपर डिटरमाइन करता है कि कितना रेलेवेंट है, कितना यूज़फुल है, कितना किस तरह से आप उसमें से एविडेंस निकाल सकते हो, सपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स कुछ है क्या. तो जो वर्किंग पेपर है बेसिकली अगर आप उसका रिव्यू करते हो तो आपको कंक्लूजन देता है जो कि रीजनेबल और वैलिड होता है. ऑफिस वर्किंग पेपर जो है स्टैंडर्ड्स वर फॉलो, पेपर स्टैंडर्ड्स वर फॉलो. नाउ रिव्यू जो आप कर रहे हो ना वर्किंग पेपर का, दैट विल कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइन करोगे कि कंप्लायंस कितना हो रहा है वर्किंग पेपर गाइडलाइंस का. रिव्यू करोगे ऑडिट प्रोग्राम, रिव्यू करोगे ऑडिट प्रोसीजर को, डिटरमाइन करोगे जो वर्किंग पेपर है वो उसका कंक्लूजन हुआ. इंश्योर करोगे कि जो फाइंडिंग्स है डिस्कस्ड विद अप्रोप्रिएट मेंबर्स एंड मैनेजमेंट. डॉक्यूमेंट रिव्यू नोट्स आपको बनाना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ वी आर डन ऑल्सो विथ वर्किंग पेपर रिव्यू.
So there is a last this thing which we have to cover, which is filing and protection of working paper. Filing and protection of working paper में क्या बोला है that protection of working paper कैसे करोगे, तो basically that's confidential of course. Property auditor का kept under adequate control. If you guys remember, तो लास्ट में जब रेड मूवी हुई थी तो अजय देवगन को ना डॉक्यूमेंट्स बाहर लाने नहीं दिया था, तो उसने एक पूरा रूम खाली करके जो भी उसने सीज किया था चीज़ें, वो सारा सरकारी वो लगा के उसने बंद कर दिया था। सो उसको तोड़ने का मतलब है, सरकारी ताला तोड़ने का मतलब सोवेनिटी ऑफ इंडिया, मतलब आपको जेल तो छोड़ दो, आपको मार भी सकते हैं। दैट इज़ हाउ सीरियस दैट इज़, ताला का वो। तो कॉन्फिडेंशियल है, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर है, केप्ट अंडर एडिक्वेट कंट्रोल, प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़। This is we are talking about filing and protection of working paper. Ensure information is neither removed nor substituted nor altered, and retention policy जो है kept by order and subject to retention requirement required by law. उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट एक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताया, इवेंट्स और ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है? बोनस देना, डिविडेंड देना, मर्जर अमालगमेशन कर रहे हो, कंपनी में कुछ भी ऐसा अल्टा भलता हो रहा है, कुछ अलग चीज़ें हो रही है, एक्सपांशन कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो कंपनी का, ये बहुत सारी चीज़ें, केएमपी से रिलेटेड, आरपीटी से रिलेटेड, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, लॉट ऑफ थिंग, ईसॉप से रिलेटेड, ठीक है, बाय बैक से रिलेटेड, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो ही लिखना है, ठीक है। एक्विजिशन कुछ हो रहा है तो, फोरफीचर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, बाय बैक कर रहे हो तो, रिविजन इन रेटिंग कुछ है तो, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो उसमें डिविडेंड, बाय बैक, फंड रेजिंग, बोनस शेयर्स, रेशियो ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल रिजर्व, वारंटी डिलिस्टिंग, ये सब आ गया। अग्रीमेंट में भाई आपका जॉइंट वेंचर, ये वो। फ्रॉड और डिफॉल्ट बाय कंपनी के एमपीस कुछ है क्या, चेंज हुआ है क्या डायरेक्टर के एमपी, ऑडिटर वगैरह में कुछ, अपॉइंटमेंट और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट, corporate debt restructuring, one time settlement with bank, winding up is also a corporate event, procedure for AGM और EGM, amendments to MOA, AOA, product launch वगैरह कुछ कर रहे हो, ESOP से related कुछ है, surrender कर रहे हो, cancel कर रहे हो, grant कर रहे हो licenses को, any other information. So this is again comes under your identification of events and corporate actions. So basically we are done with the major part of this chapter. Now एक दो क्वेश्चन बचते हैं, वो बहुत ही बच्चों वाले, that you can do self. So I'm basically done with this chapter. दो क्वेश्चन कुछ रहते हैं, that is बोर्ड कंपोजिशन में, ऑडिट कमेटी, एनआरसी, सब वो नहीं पढ़ा रही मैं। लास्ट में एक और क्वेश्चन बचता है विच इज़ बोर्ड प्रोसेस, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मतलब हर चैप्टर में बोर्ड प्रोसेस दिया है, तो अगर पूछेंगे तो कौन सा पूछेंगे, तो वो खुद ही श्योर नहीं है, तो हमसे क्या ही पूछेंगे। So again, as I said, if you really liked it, this video, then keep liking it, keep the thumbs up, and share it to the maximum possible people, and keep appreciating. Bye for now. Good night.